तो लगभग 16 मिनट मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठ के गप्पे मारी हैं वाह और बहुत अच्छा लगा। उनकी जो सभ्यता है, जो मैनरिज्म है, वो कमाल का है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया कि अगर आपकी बच्ची रात को पब से निकल के ये कहती है कि इट्स माय लाइफ, मुझे स्पेस चाहिए, गिरती पड़ती आधी नंगी अवस्था में, तो वो कल्चर नहीं है, वो नहीं उठाना है हमें। पेरेंटिंग के बारे में बोल रहे थे, तो आपका मैंने 16 संस्कार के बारे में भी कुछ सुना है, तो मैम थोड़ा उसके बारे में बताइए आप उसके नंबर्स के पीछे मत जाइए, उसकी लर्निंग के पीछे जाइए। डेफिनेटली। मतलब ये है कि आप बच्चे को 3 घंटे का एग्जाम लिखने के लिए मत प्रिपेयर कीजिए, उसको जिंदगी का एग्जाम लिखने के लिए प्रिपेयर कीजिए। क्यों हिंदी पढ़ के बच्चा अच्छा नहीं हो सकता? हिंदी पढ़े हुए बहुत लोग बहुत अच्छे हुए हैं। अभी आप कुमार विश्वास को देख लीजिए, बाबा रामदेव को देख लीजिए, कपिल शर्मा को देख लीजिए। पेरेंट्स अपने प्यार को सब्स्टिट्यूट करते हैं टॉयज से, फिर सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं मोबाइल से। तो ये जनरेशन बीटा जो है, ये 5 और 10 साल के गैप में इनमें बहुत सारे ड्रास्टिकली चेंज आएंगे। इन बच्चों के साथ टेक्नोलॉजी, एआई, ये लोग बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, मेंटली भी, फिजिकली भी। पेरेंट्स के सामने उनका चेहरा कुछ अलग है और स्कूल में कुछ अलग है, दोस्तों के साथ कुछ अलग है। मतलब बच्चा छोटा होते हुए भी, 12-15 साल का होते हुए भी वो 3-4 चेहरे लेके घूमने लगे थे। अलग अलग शेड उसके अंदर। 6 में से एक बच्चे को डायबिटीज आप 10-12 साल की एज में देख रहे हैं। कारण क्योंकि वो हॉर्लिक्स पी के बड़े हो रहे हैं, वो बॉर्नविटा पी के बड़े हो रहे हैं, वो चॉकलेट मिक्स पी के बड़े हो रहे हैं। आज के टाइम पे पेरेंटिंग सिर्फ गुड एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि बच्चों को स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, इमोशनल स्ट्रेंथ और लाइफ की सही डायरेक्शन देना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और इन्हीं वैल्यूज को अपनी लाइफ का मिशन बनाया है डॉक्टर ऋचा सूद जी ने। 131 प्लस बुक्स की ऑथर, 7,700 से ज्यादा टीचर्स और प्रिंसिपल्स की मेंटोर, एक डेडिकेटेड स्कूल लीडर, स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन सीखने वाली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और प्रतिभा पाटिल अवार्ड से ऑनर्ड। डॉक्टर ऋचा सूद जी का मानना है हर एक चाइल्ड इनोसेंट होता है, समझने की पावर रखता है, बस जरूरत होती है उसको सही गाइडेंस की। इस कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे वैल्यू बेस्ड पेरेंटिंग, एजुकेशन का रियल पर्पस, डिसिप्लिन और हेल्थ की पावर, और उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में जो पर्पस से मिशन बन गई। ये स्टोरी सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं, इम्पैक्ट की स्टोरी है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मैम, वेलकम टू द होपकास्ट। हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच, मुझे आपने यहाँ बुलाया और मुझे लगता है कि आज हमारी बातचीत, क्योंकि आप भी खिलाड़ी हैं, मैं भी खिलाड़ी हूँ, तो हमारी बातचीत बहुत दूर तक गूंज जरूर मचाएगी। डेफिनेटली मैम। तो मैम, जैसा कि आप बुक्स लिखते हैं और अभी तक आप 131 प्लस बुक्स लिख चुके हैं, तो मतलब किस तरह की बुक्स लिखते हैं आप? सबसे पहली बुक मैंने लिखी थी शाल्विका, जो कविताओं का संग्रह था। उसके बाद मैंने लिखी थी संचेतना, जो कि पेरेंटिंग टिप्स है, बच्चों को कैसे पाला और बड़ा किया जाए। तो संचेतना एक सार्थक व जागरूक पालन पोषण। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी थोड़ा सा बदल गई। मैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर पढ़ा करती थी 2008-9 के आसपास। तो फिर मन हुआ कि इस तरीके से अगर हम बच्चों को मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बिहाफ पे अगर नर्चर करते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी पढ़ाई में इन्हें ऐड कर देते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने उसके साथ बिल्कुल फाउंडेशनल ईयर्स, नर्सरी केजी प्रेप की कोई 33 बुक्स लिखी, पूरा सेट बनाया कि इस तरीके से बच्चों को हम बड़ा करें, रेज करें, नर्चर करें, तो उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस के हिसाब से जब बच्चे बड़े होंगे तो उनका जो करियर है वो मिसमैच नहीं होगा बड़े होने के बाद, क्योंकि हमें पता होगा कि इस बच्चे की क्या क्वालिटी है, तो उसी क्वालिटी के हिसाब से हम बच्चों को बड़ा करेंगे। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई एजुकेशनल बुक्स की। फिर उसके बाद क्वोशंट्स के ऊपर काम किया, तो क्वोशंट्स के ऊपर बुक्स बनाई। फिर बहुत पहले क्या होता था कि हमारी जो राइटिंग के लिए बुक्स आती थी, सुलेख जिसे कहते हैं, या कर्सिव हैंड राइटिंग की बुक्स आती हैं इंग्लिश में, तो मैं अक्सर देखा करती थी कि उन बुक्स में ना जो सेंटेंस लिखे होते हैं उनमें कोई मतलब नहीं होता। तो मुझे लगता था बच्चा इस पे अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है, कागज भी वेस्ट हो रहा है, और उसके दिमाग में तो कुछ अच्छा सीखने को मिल नहीं रहा। तो वही मैंने कोई 2010-11 के आसपास जब मेरे मन में विचार आया कि कुछ अच्छा किया जाए, तो शायद सबसे पहले मैंने इस तरीके की सुलेख की और कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक्स लिखी, जिसमें धरती, पृथ्वी, आकाश, विद्यालय, सेना और माता-पिता, ये एक-एक बुक का मैंने थीम लिया और उसी थीम पर मैंने वो बुक्स बनाई कि बच्चा जब लिख रहा है, जब एक वाक्य को वो 5 से 6 बार रिपीट करेगा, लिखेगा,
तो एटलीस्ट वो कुछ सीखे भी तो सही, उसके दिल में दिमाग में कुछ नॉलेज भी जाए। तो वो एक नया एक्सपेरिमेंट था जो बहुत सफल रहा। उसके बाद फिर बहुत सारी बुक्स और लिखने को हुआ, और अभी लास्ट जो मैंने लिखा है वो है नॉवल मेरा, जिसका नाम है 28 दिसंबर 2040 एग्रीमेंट। तो 2040 में हमारी लाइफ कैसी होने वाली है, ये उसके ऊपर लिखा है। तो मैम आपने बहुत सही बात बोली, लाइक हमारा जो बच्चों के लिए जो कोर्स होता है ना, उसमें इस तरह का होता है कि वो आगे जीवन में उनके कुछ काम भी नहीं आने वाला है। मतलब उसमें लाइफ स्किल नहीं होती हैं, और लाइक मुझे लगता है कि बच्चों को फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी स्टार्टिंग से ही देनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ये मिसिंग है हमारे जो जो भी हमारे पाठ्यक्रम होते हैं बच्चों के लिए। और जो बच्चों को हम जो तैयार करते हैं ना, इस तरह से तैयार होते हैं जैसे जो रटते हैं ना बच्चे, जैसे रट्टू तोता टाइप। बिल्कुल। तो मतलब इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट बनना चाहिए जो आगे अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अच्छा हो, एटलीस्ट उनके लाइफ में काम आए। कुछ तो ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ में कभी काम ही नहीं आ रही, हम वो पढ़ते हैं। बिल्कुल। अभी जो है हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, उसमें काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं। लाइफ स्किल्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया है, और जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, बच्चों को प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ाना, हैंड्स ऑन लर्निंग कराना, लर्निंग बाय डूइंग है, इस पे काफ़ी फोकस है। तो मुझे लगता है कि ये इसका जब तक रिजल्ट आता है, धीरे धीरे ही आएगा, डेफिनेटली। और आएगा ज़रूर। पैराडाइम काफ़ी शिफ्ट हुआ है, और पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है। इसके साथ साथ टीचर्स की बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, क्योंकि टीचर्स का जो बीएड में ये पार्ट नहीं था, वो टीचर्स को अब ट्रेन किया जा रहा है। जैसे आर्ट इंटीग्रेशन है, वो कैसे लाया जाए, वैल्यू एजुकेशन थ्रू स्पोर्ट्स है, वो बच्चों की लाइफ में कैसे इनकलकेट की जाए। तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर हमें मिलेगा। और मैंने भी अभी लाइफ स्किल्स के ऊपर 8 नई किताबें लिखी हैं, जो अभी पब्लिकेशन में हैं। उम्मीद करती हूँ कि 5 तो अभी जल्दी ही आ जाएंगी। और जैसा कि आपने कहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी और रेजिलियंस और पेशेंस और टीम वर्क, यही हमारी जो लाइफ स्किल्स हैं, इन्हीं के ऊपर फोकस करते हुए मैंने एक वैल्यू से उठा के एक कहानी ली है, छोटी सी कहानी बनाई है। उस कहानी के बाद उसमें कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज दी हैं कि नर्चरिंग द स्किल एक्टिविटी। नॉर्मली क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं, वो हमारी कहानी से बहुत ज्यादा रिलेट ना करके बच्चे से रिलेट करनी है, ये वैल्यूज बच्चा अपने अंदर कैसे डाल सकता है। तो इस तरीके की बुक्स भी मैंने अभी लिखी हैं, जल्दी ही वो वेरी नाइस, मार्केट में भी आ जाएंगी। वेरी नाइस मैम। तो मैम जैसे कि आप पहले स्कूल के एक प्रिंसिपल थे, अभी आपका खुद का स्कूल भी है, तो आप जो टीचर्स के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो भी आप कराते रहते हैं, तो उसमें आप इन सब वैल्यूज को, लाइक ये जब सब सब चीजें आप बताते हो कि आप ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं या कुछ इस तरह से, मतलब चलो नहीं है, हो सकता है उनके पाठ्यक्रम में वो अभी ना हो, लेकिन ऐसे बता तो सकते हैं टीचर, तो आप इनको मतलब वो करते हैं, आप प्रेरित? बिल्कुल, मैं टीचर्स को बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलती हूँ। सबसे पहले कहती हूँ कि जो आप अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर है, उसका एक्सपीरियंस अपनी जगह है, लेकिन जैसे हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हम पिछला भूल के जब तक अनलर्न करके लर्न नहीं करेंगे, हम्म। तो हम पिछले में ही अटके रहेंगे। तो पिछले को छोड़ना है, नए को अडॉप्ट करना है, क्योंकि वक़्त बहुत जल्दी-जल्दी बदल रहा है। हम्म। तो इस उस हिसाब से हमें भी बदलना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा जो फिट है। डेफिनेटली। तो आप सिस्टम में भी तभी सर्वाइव करेंगे जब आप सिस्टम के लिए फिट हैं। तो खुद को अपग्रेड करना, खुद को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, हमारी जनरेशन ने कंप्यूटर्स नहीं देखे थे, तो हमने करीब 2009-10 में जाके ढंग से कंप्यूटर पे काम करना हमें थोड़ा बहुत आया। हम्म। लेकिन आज का बच्चा नर्सरी से ही कंप्यूटर में जा रहा है, हम्म। कंप्यूटर क्लासेस उनकी हो रही हैं, तो उनके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं है। डेफिनेटली। तो हमने भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपग्रेड किया। बहुत सारे टीचर्स अभी भी अपग्रेड होना नहीं चाहते हैं, हम्म। तो वो पिछड़ जाते हैं। सही फिर बात। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्कूल से उन्हें अलग होना पड़ता है, या स्कूल अलग कर देता है। तो अपग्रेड होना हर टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अपग्रेड नहीं होंगे तो सिस्टम के साथ मैच नहीं कर पाएंगे, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, आप बच्चों की ज़रूरतों को नहीं समझेंगे, बच्चों के माइंडसेट को नहीं समझेंगे, जनरेशन एक्स वाई जेड और जनरेशन अल्फा, इन सबके डिफरेंस को नहीं समझेंगे, इनके माइंडसेट को, इनकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तो आप उन्हें पढ़ा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी हम जनरेशन जी जो है वो जनरेशन अल्फा को पढ़ा रही है, और जनरेशन एक्स भी अल्फा को पढ़ा रही है।
तो जनरेशन एक्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि जनरेशन अल्फा को कैसे समझना है और पढ़ाना है। तो वो सब डिफरेंसेस मैं बता के, माइंडसेट बता के, साइकोलॉजी बता के फिर मैं टीचर्स को आगे ट्रेन करती हूँ। मैम आप एक बार इसको थोड़ा खोल के बताएंगे, जनरेशन अल्फा और जनरेशन जी, क्योंकि मतलब काफी लोगों को ये चीज समझ नहीं आई। जनरेशन एक्स होती है जो 1980 से पहले पैदा हुए लोग हैं, जैसे मैं। तो इसके 15 साल का गैप ले लीजिए, तो 1980 से 1995 तक जनरेशन वाई आ जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगी 95 से लेके 2010-11 तक जनरेशन जेड, जिसे जेन जी बोलते हैं आजकल लोग। और उसके बाद जो है 10-11 के बाद बच्चे जो पैदा हुए हैं वो हैं 2025 तक के बच्चे अल्फा। और अल्फा के बाद जो जनवरी 25 से पैदा हो रहे हैं वो जनरेशन बीटा। तो ये जनरेशन बीटा जो है ये 5 और 10 साल के गैप में इनमें बहुत सारे ड्रास्टिकली चेंज आएंगे, क्योंकि हम लोगों को तो फिर भी 15-15 साल का गैप था एज पर टेक्नोलॉजी ग्रोथ। लेकिन इन बच्चों के साथ टेक्नोलॉजी, एआई, ये लोग बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, मेंटली भी, फिजिकली भी, तो उस तरीके से, बल्कि साइकोलॉजिकली भी। तो इनकी जनरेशन मुझे लगता है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो जल्दी जल्दी 5 या 10 साल के गैप में ही चेंज हो जाएंगी। ट्रू ट्रू। तो मैम जो आपकी बुक्स, जैसे कि आप बुक्स लिखते हैं, तो ये आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई? कैसे लगा कि आपको बुक्स लिखनी चाहिए? ऐसा मेरा कोई इरादा तो था नहीं। अच्छा। एक बार क्या हुआ कि मैंने बच्चों के लिए एक पोइट्री कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, ओके। जिसमें एक पब्लिशर आए थे स्पॉन्सर करने के लिए। तो मैं अपनी एक डायरी में अपनी सारी स्पीचेस लिखा करती थी। ओके। तो उस दिन जो मैंने स्पीच दी, तो वो पब्लिशर ने बोला कि ये मैडम जो आपकी डायरी है ना, ये मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे चुरानी पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे मैम इसमें मुझे लग रहा है आपकी सारी स्पीचेस लिखी हुई। मैंने बोला हाँ लिखी हुई हैं। तो बोल रहे मैम ये पब्लिश करते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ये पब्लिश नहीं करते हैं, कुछ मैंने पोएट्री लिखी हुई है, पोएम्स लिखती हूँ मैं, तो उन्हें पब्लिश करते हैं। तो बोले अच्छा, अच्छी बात है, तो आप जो है वो मुझे दीजिए, मैं पब्लिश करूंगा। तो जर्नी तो वहां से शुरुआत हुई। ओके। लिखती तो मैं बहुत छोटेपन से थी, लेकिन पब्लिश कभी नहीं किया था। तो जब उन्होंने मोटिवेट किया कि हम इसे पब्लिश करते हैं, तो फिर जब उन्होंने उसे पब्लिश किया तो वो एक पहला स्टेप था। फिर उसके बाद बच्चों की नर्चरिंग में एक अलग सा संघर्ष था। तो बीइंग प्रिंसिपल जब मुझे ये महसूस होने लगा कि बच्चे और पेरेंट्स में एक गैप बढ़ता चला जा रहा है, पेरेंट्स, माँ बाप दोनों कमाने में लगे हुए हैं और बच्चा नेग्लेक्ट हो रहा है, तो बच्चों की नर्चरिंग बहुत गलत तरीके से होने लगी। तो मेरे मन में आया कि मैं पेरेंट्स को कैसे सिखाऊं, कैसे बताऊं, क्योंकि हम पीटीएम में बुलाते हैं तो पेरेंट्स 30% या 40% टर्न अप होते हैं, आते नहीं है। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि पेरेंट्स तक वो आवाज पहुंचे, क्योंकि अक्सर जब मैं ऑफिस में बैठ के पेरेंट्स से बात करती थी, बच्चे की शिकायत करती थी, तो पहले तो वो मानना ही नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा गलत है, क्योंकि वो अब एक एक दो दो बच्चे होने लगे, तो वो मानना नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा गलत है। और बच्चों ने इतनी चालाकी सीख ली थी कि वो पेरेंट्स के सामने उनका चेहरा कुछ अलग है और स्कूल में कुछ अलग है, दोस्तों के साथ कुछ अलग है। मतलब बच्चा छोटा होते हुए भी, 12-15 साल का होते हुए भी वो 3-4 चेहरे लेके घूमने लगे। अलग 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 शेड उसके अंदर। तो फिर ये सब बातें पेरेंट्स विश्वास ही नहीं करते थे। तो जो जो इंसिडेंट होते गए, उस एक्सपीरियंस को मैंने संचेतना, जो मेरी बुक है उसमें मैंने लिखा। बकायदा मैंने कुछ इंसिडेंट डेट्स के साथ लिखे हैं, क्लासेस के सेक्शन के साथ लिखे हैं कि ऐसा ऐसा इस क्लास में हुआ। और फिर ये बुक पब्लिश कराई मैंने। तो बहुत एक प्यारी सी बात हुई, उन दिनों मुझे 2006-7 के आसपास कपिल देव जी से मिलना हुआ, तो ये बुक मैंने उन्हें भी दी और ये बुक मैंने अमिताभ बच्चन जी को भी दी। तो जब कपिल देव जी ने इसके कुछ पन्ने पलटे, एक दो पेजेस कुछ पढ़े, तो मेरे को बोलते हैं कि ये तो एक गीता के जैसी किताब है, पेरेंट्स को इसे हर समय हाथ में रखना चाहिए, और हर समय हाथ में रखेंगे तो जब भी उन्हें कोई संशय होगा, कोई डाउट होगा, तो वो इसे खोल के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बकायदा ये जब सेकंड इसका संस्करण आया, सेकंड एडिशन मेरी बुक का आया, तो मैंने ये पंक्ति उसमें ऐड कर दी कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा भी। फिर मैंने ये बुक पेरेंट्स को फ्री दी। जो पेरेंट्स चाहते थे कि वास्तव में हमें अपने बच्चों को अच्छा करना है, अच्छे से नर्चर करना है, इसमें बकायदा छोटी छोटी बच्चियों को सुबह उठाने का एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मदर्स को मैंने इन्वॉल्व किया।
एक एक्सपेरिमेंट में कि वो बच्चियों को सुबह कैसे उठाएं। कुछ होते हैं जल्दी से कंबल उतारा या चादर उतारी, चल उठ सुबह हो गई। तो कुछ होते हैं नहीं मेरी प्यारी गुड़िया उठ जाओ। तो कुछ होते हैं कि देखो चिड़िया उठ गई, सूरज आ गया, आप उठ जाओ। तो एक होता है अलार्म से उठाना, एक होता है डांट के उठाना, एक होता है प्यार से उठाना, और एक होता है कि स्नेह और ममता दोनों से उठाना। तो वो जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने मदर्स को नहीं चेंज किया, मैंने मदर्स से पूछा आप कैसे उठाते हो, आप कैसे उठाते हो, आप कैसे उठाते हो। आप इसी प्रैक्टिस को लगातार करते रहो। उन बच्चियों के मूड्स में मैंने चेंजेस देखे। तो जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, जब उन बच्चियों के मूड्स में मुझे, जिस बच्ची की मम्मी उसे फटाक से कंबल उठा के चल उठ जल्दी कर सुबह होगी, वो बच्ची इरिटेटेड रहती थी। और जिस बच्ची को ममता और स्नेह से उठाया जाता था, वो हमेशा एक कोयल के जैसे चहकती हुई ऑफिस में भी आना, मैम ये मैम वो बातें करना। और ये एक्सपेरिमेंट था हार्डली सेकंड थर्ड क्लास की बच्ची। अमेजिंग। तो ये सब एक्सपेरिमेंट, ये सब बातें जब मैंने इसमें लिखी, पेरेंट्स ने पढ़ी, तो कम से कम 2 साल तक तो पेरेंट्स में मैंने इसका असर देखा। फिर पेरेंट्स भी अपनी भागदौड़ में लग जाते हैं। फिर उनको दोबारा से फिर लाइब्रेरी से इशू करा के नए पेरेंट्स को कैसे करके, तो कोशिश मैं अभी भी करती रहती हूँ कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो गैप ना हो। अभी जो हम टीचर्स को भी सिखाते हैं, तो वो यही सिखाते हैं कि पेरेंट्स आजकल दोनों वर्किंग हैं। तो बच्चे को इस तरीके से आप पढ़ाओ कि पेरेंट्स मदर फादर की जरूरत कम से कम पड़े, वो घर जाके सिर्फ पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, खुद बाकी मैक्सिमम काम बच्चों का स्कूल में हो जाए। ओह वाओ। लेकिन ज्यादातर स्कूल तो बच्चों को घर में काम करने के लिए देते हैं। पेरेंट्स बेचारे लगे होते हैं उनका असाइनमेंट कराने में, उनके पता नहीं क्या। अभी पीछे तो बहुत डिफरेंट था सिलेबस, तो प्रिंट आउट ही निकालते रहते थे बाहर से। तो पूरे टाइम कुछ मॉडल बनाना है साइंस का, वो पेरेंट्स, बच्चा कुछ नहीं बनाता है। उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, अपने स्कूल्स के लिए तो मैंने चेंज किया ही है कि मॉडल्स जो है वो 4-4 5-5 बच्चे स्कूल में मिलके आपस में मिलके, देखिए पेरेंट्स बना रहे हैं अगर मॉडल्स, तो बच्चे ने क्या सीखा, डेफिनेटली बच्चे का हैंड्स ऑन क्या रहा। या ट्रू। और अगर बच्चा घर में आके, तो वो पेरेंट्स के ऊपर ही होता है। अगर वो स्कूल में कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपना एफर्ट डाल रहा है, कुछ तो सीख रहा है, कुछ तो माइंड के अंदर जा रहा है ना उसके अंदर। तो मेन मुद्दा है, मैं पेरेंट्स से भी, अगर घर के लिए भी हमने कुछ दिया है कभी, तो मैं यही कहती हूँ कि आप उसको गंदा बनने दीजिए, आप उसके नंबर्स के पीछे मत जाइए, उसकी लर्निंग के पीछे जाइए। डेफिनेटली। मतलब ये है कि आप बच्चे को 3 घंटे का एग्जाम लिखने के लिए मत प्रिपेयर कीजिए, उसको जिंदगी का एग्जाम लिखने के लिए प्रिपेयर कीजिए, तो वो ज्यादा बड़ी बात है। वेरी नाइस मैम। तो हम 3 घंटे के लिए तो बहुत अच्छे से, बेटा ये रट्टा मार ले, ये रट्टा मार ले, सुबह उठ जा, अब तू ये कर ले, अब तू ये कर ले, लेकिन जिंदगी का एग्जाम वो 98 मार्क्स नहीं होते हैं। ट्रू। वो जो 2% छूट गया ना, शायद जिंदगी वहां से शुरू होती है। सही तो बात। हमें उस तरफ फोकस करना ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में शिक्षा एक स्किल है, ना कि शिक्षा पूरी जिंदगी है। ट्रू। एक स्किल है, हमें उठना बैठना बोलना, मैनर्स, जिंदगी से डील करना। सिर्फ पढ़ाई के लिए आप सुसाइड कर लोगे। अभी पीछे एक केस हुआ कि एक बच्चे की 7,000 रुपए फीस नहीं थी, कॉलेज का बच्चा था, उसने आग लगा के सुसाइड कर लिया। तो शिक्षा जिंदगी के लिए एक स्किल है। बहुत सारी स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स बहुत सारी है, तो शिक्षा भी एक स्किल है। तो उसको एक स्किल के जैसे नर्चर करो, ये नहीं कि उसके लिए आप बाकी की सारी जिंदगी को दाव पे लगा दो। बहुत सारी और चीजें सीखने को है, वो सीखो। वो भी तो शिक्षा एक तरीके से आपको जिंदगी जीने का रास्ता ही सिखाएगी ना वो। तो उस तरीके से हम सोच ही नहीं पाते। हम सिर्फ वो नहीं 99% मार्क्स आने हैं, 98% मार्क्स आने हैं, 100% मार्क्स आने हैं। जिंदगी लिखने के लिए तैयार करना है बच्चों को, ना कि सिर्फ एग्जाम लिखने के लिए। वेरी नाइस, वेरी ट्रू मैम। तो उस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ टीचर्स को भी समझाने की, पेरेंट्स को भी समझाने की। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि नहीं नंबर कम आ रहे हैं, फिर मैं उन्हें दिखाती हूँ, बताती हूँ कि नहीं सिर्फ नंबर ही नहीं, आपका बच्चा इस फील्ड में भी अच्छा है, इस फील्ड में भी अच्छा है, इस फील्ड में भी अच्छा है। तो आप अगर इसको टोटल प्लस करेंगे तो ये शायद 98% मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में दूसरी चीजों के मार्क्स उतने एड ऑन नहीं किए जाते। तो वो भी पेरेंट्स को, या मुझे लगता है आएगा चेंज धीरे धीरे, जो अदर स्किल्स हैं उनके ऊपर भी फोकस जाएगा, पैराडाइम शिफ्ट होगा और जरूर कुछ अच्छा हो। अभी पीछे मैं एक पॉडकास्ट कर रही थी, तो बात चल रही थी 1983 की वर्ल्ड कप के बारे में, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। तो उसमें उनसे यही बात हुई, लाइक पहले स्पोर्ट्स को उतना तवज्जो नहीं दी जाती थी जितना आज के टाइम पे दी जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अगर ये प्लेयर बनेगा तो ये सेट हो गया लाइफ में। आप क्रिकेटर्स देखिए, आप
कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फेम मिलता है, वेल्थ मिलती है, सब कुछ ही मिलता है उनको। तो अब चीजें चेंज हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। पहले एक फोकस होता था नहीं पढ़ाना ही है, वो बता रहे थे कि उस टाइम पे फोकस होता था पढ़ाना ही है, स्पोर्ट्स का कोई वो ही नहीं था, उतना लोग सोचते भी नहीं थे स्पोर्ट्स के बारे में। कोई बच्चा अच्छा भी होता था तो पेरेंट यही बोलता था नहीं पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ने दो इसको, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका। तो ये होता था। अब थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रहा है। देखिए, पढ़ाई से आपको एक सर्टेनिटी मिल जाती है। मैं आज भी ये कहूँगी कि हर कोई तो कपिल देव भी नहीं बन सकता, हर कोई सचिन तेंदुलकर भी नहीं बन सकता, हर कोई विराट कोहली भी नहीं बन सकता, हर कोई नीरज चोपड़ा भी नहीं बन सकता, ट्रू। ठीक है? तो अभी नीरज चोपड़ा से भी आगे सचिन यादव आ गए, ठीक है? हर कोई पीटी उषा नहीं बन सकता। सही बात है। तो ये जो कॉम्पिटिशन है, वो हर फील्ड में है। हर कोई एमएफ हुसैन नहीं बन सकता, सही बात है। ठीक है ना? तो हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। तो कंपटीशन हर जगह पर है। आपके पास अगर 3-4 स्किल्स हैं विद एजुकेशन, तो आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ लोगे। वेरी ट्रू। ठीक है, अगर आप एक ही स्किल के पीछे लगे रहे तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को जो चहुमुखी विकास की बात होती है, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ आप किताबी कीड़ा बना के रखो उन्हें। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में आप देखो, बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, एक्टिंग में निकल जाए, एक्टिंग में अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा एंकर बन जाए, अच्छा जर्नलिस्ट बन जाए। तो इतने सारे करियर्स हैं, लेकिन हमें उनका एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा, तो फिर बच्चे को पता कैसे चलेगा सही बात कि है। क्या उसके लिए सही है और क्या उसकी स्किल है, वो किस स्किल को नर्चर करे और किस स्किल में वो आगे जाए। इसलिए जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात है, अगर हम बच्चे की मल्टीपल 8 इंटेलिजेंस पे बचपन से, उसके छोटेपन से समझ लें और समझने के बाद हम उन्हें उसी दिशा में नर्चर करें, तो फिर हम बहुत सारे कपिल देव और बहुत सारे अमिताभ बच्चन भी बना सकते हैं। लेकिन उसको शिक्षा में लाना अभी थोड़ा मुश्किल है, पर लोग जागरूक हो रहे हैं, स्कूल जागरूक हो रहे हैं, होगा वो भी। तो मैम अभी आप पेरेंटिंग के बारे में बोल रहे थे, तो आपका मैंने 16 संस्कार के बारे में भी कुछ सुना है, तो मैम थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। हाँ, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में हम वैसे तो कहते हैं बच्चों में संस्कार नहीं है, लेकिन मैं उन माता-पिता से ये पूछना चाहूँगी कि आपने कितने संस्कारों के साथ उन बच्चों को बड़ा किया है? हम सोचते हैं कि संस्कार अच्छा उठना-बैठना, मैनर्स, दूसरों की इज़्ज़त करना, सच बोलना, ठीक है ये संस्कार हैं। लेकिन हमारे फिज़िकल जो डेवलपमेंट है, बच्चे के जन्म से पहले से जो हमारे संस्कार बच्चे के लिए होने चाहिए, तो हमने वो कितने किए हैं? तो वो 16 संस्कारों की जो हमारे जन्म से लेके मरण तक चलते हैं, उन संस्कारों की मैं बात करना चाहूँगी और उनकी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। हाँ, डेफिनेटली। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, जो कि संतान प्राप्ति के लिए, मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले भी एक प्लानिंग करनी है हमें कि बच्चे को हम किस समय और हवन से शुद्धि करके माता-पिता दोनों, उसके बाद फिर बच्चे को लाने की तैयारी करें। उसके बाद होता है पुंसवन संस्कार, जिसमें गर्भावस्था के दौरान संतान के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। फिर होता है सीमंतोन्नयन संस्कार, जिसमें गर्भवती महिला जो होती है, जो माँ होती है, उसकी मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। अब आप देखिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे आजकल गलत चीज़ें हो जाती हैं। कहीं वॉयलेंस हो जाती है, कहीं हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है। अगर हम ये संस्कार करेंगे, तो कहीं न कहीं दोनों माता-पिता के दिमाग में रहेगा कि हमने ये संस्कार किया है, हमें झगड़ा नहीं करना है। तो ये चीज़ें जो मिसिंग हैं आजकल, बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हम इन संस्कारों के साथ बच्चों की मानसिकता को और शारीरिक को भी, शरीर को भी डेवलप करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक चीज़ें पॉजिटिव होंगी। उसके बाद होता है जात कर्म संस्कार, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके स्वागत के लिए किया जाता है। फिर होता है नामकरण संस्कार, ये सभी को मालूम है, ये हम कर लेते हैं और इसको हम पहला संस्कार मानते हैं ज्यादातर लोग, जबकि ये 5वां संस्कार है। उसके बाद है निष्क्रमण संस्कार, जब बच्चा पहली बार घर से बाहर कदम रखता है। आजकल बच्चा घर में पहली बार कदम रखता है, उल्टा हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो तो शायद
ये फिर रिवर्स हो जाए। फिर होता है अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें शिशु को, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है माँ के दूध के अलावा। उसके बाद होता है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसमें बच्चों का मुंडन कराया जाता है। उसके बाद होता है कर्ण भेदन संस्कार, कान छेद किया जाता है। इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, कान का छेद करने का भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। अच्छा। हाँ। और उसके बाद होता है विद्या आरंभ संस्कार, बच्चे को स्कूल जाने से पहले भी आप हवन, प्रार्थना ये सब करके स्कूल भेजें। बच्चे देखिए अभी क्या हो रहा है, बच्चे स्कूल जाने से पहले बहुत रोते हैं, उनकी प्रिपरेशन ही नहीं की जाती, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से। तो अगर हम ये विद्यारंभ संस्कार कुछ दिनों पहले से शुरू कर देंगे तो बच्चे को लगेगा अरे मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, ये सब मेरे लिए हो रहा है, वो मेंटली पॉजिटिव। प्रिपेयर हो हाँ जाएगा। जी, तो वो पॉजिटिविटी बच्चे में आएगी। तो उस तरीके से। उसके बाद होता है उपनयन संस्कार, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। और ये यज्ञोपवीत, जिसे लोग जनेऊ भी कहते हैं, 3 धागों से बना होता है। तो ये 3 धागे पहनाने का भी एक बहुत गहरा अर्थ है, जिसमें पितृ ऋण, देव ऋण और प्रकृति ऋण, ये तीनों ऋणों को हम धारण करते हैं, क्योंकि जब मनुष्य जन्म लिया है तो ये 3 ऋण हमारे ऊपर है। हमारे छोटे बच्चे के मन में अगर पितृ ऋण की बात आ जाती है और पितृ ऋण उतारने की बात आ जाती है तो शायद वृद्धाश्रम बनने बंद हो जाएंगे। तो ये यज्ञोपवीत की शक्ति है। उसके बाद होता है वेदारंभ संस्कार। वेद तो आजकल नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ वेदों जैसे कुछ हमारे जो संस्कृति के या हमारे पुराण हैं, ऐसी पुस्तकें जरूर पेरेंट्स पढ़ने को उन्हें दें और ऐसा एक संस्कार भी जरूर करें। उसके बाद होता है केशांत संस्कार। इसे जब बच्चे को ब्रह्मचर्य का अंत होता है तो उस आश्रम के बाद बच्चों के थोड़े से बाल को कटिंग कर दिया जाता है कि अब आपका ब्रह्मचर्य खत्म हो गया है, अब आप दुनियादारी में जा सकते हैं। उसके बाद होता है समापवर्तन संस्कार, और इसी के साथ साथ ही शिक्षा समाप्ति की भी घोषणा हो जाती है, भाई अब आप ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, अब आपको जिंदगी में जाना है। फिर उसके बाद किया जाता है विवाह संस्कार, और उसके बाद होता है सबसे अंत में अंत्येष्टि संस्कार, जो मरण के टाइम किया जाता है। तो अगर हम ये 15 संस्कारों को ही ढंग से कर लें तो आगे की जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। ये संस्कार हमें बच्चों में लाने हैं, और इन संस्कारों के साथ तो बच्चा अपने आप इज्जत करना, सच बोलना, सब कुछ, जब हर संस्कार के साथ वो एक प्रण लेगा तो वो अपने आप सीख जाएगा कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। बोलते हैं ना, छोटे छोटे वचनों से हम काफी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। जी। लाइक एक तरह से अनुशासन हो गया, कुछ भी बोल लीजिए, छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज वो कर सकते बच्चे हैं के अपनी लाइफ के। दिमाग में उस तरीके से बीजों को डालना भी तो जरूरी है ना, जो हम डालते नहीं है। आजकल तो इनफैक्ट हमारे बच्चे हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं जानते, बच्चे बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं। तो ये चीज भी मुझे लगता है सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरा बच्चा हिंदी नहीं लिख सकता। हाँ, ये तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है। हिंदी नहीं लिख सकता, मतलब बताओ, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे राम बने, कृष्ण जैसे बने। हाँ, लेकिन हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारी वही चेंज हो जाती है कि मेरे बच्चे को तो इंग्लिश नहीं आई, मेरा बच्चा तो इंग्लिश नहीं बोल रहा, हमने तो इंग्लिश स्कूल में डाला था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था। अरे पहले आप उसे जड़ों से तो जोड़ लो, पेड़ तो अपने आप खिल जाएगा। वेरी ट्रू। नहीं, सही बात बोल रहे हो मैम आप। ये बच्चे मतलब अब आप हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे माँ बाप की सेवा करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, तो हमें ये सब चीजें डालते भी तो नहीं है ना उनके अंदर। नहीं तो हम एजुकेशन के लिए आप देखिए क्रिश्चियन स्कूल्स के बाहर खड़े होते हैं हम मैक्सिमम। हम्म जब वहां नहीं होता एडमिशन तो दूसरे स्कूल के पास जाते हैं। तो हम किस मानसिकता से अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं? भाई आप अभी किस एक भाषा की गुलामी कर रहे हो ना, अभी भी तो गुलामी तो आप कर रहे हो, दिमाग में तो अभी भी वही गुलामी हो गई ना कि क्यों हिंदी पढ़ के बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। हिंदी पढ़े हुए बहुत लोग बहुत अच्छे हुए हैं, ऐसा नहीं। अभी आप कुमार विश्वास को देख लीजिए, बाबा रामदेव को देख लीजिए, कपिल शर्मा को देख लीजिए, तो ऐसा नहीं है। आपके पास स्किल है, सही बात है। तो आप जिंदगी में कहीं भी कॉन्कर कर सकते हैं। वेरी ट्रू। भाषा मुझे लगता नहीं कि कोई भाषा बाधा बनेगी। आपके जो गुण हैं उनके रास्ते में भाषा कभी भी रोड़ा नहीं अटका सकती। आप में आपके गुणों की प्रखरता होनी चाहिए, आपके गुणों में, आपकी स्किल्स में शक्ति होनी चाहिए, आप सक्षम और समर्थ होने चाहिए। तो भाषा तो एक माध्यम है बस। वेरी राइट। लेकिन हम मैं स्कूल में देखती हूँ कि बच्चे इंग्लिश में तो पास हो जाते हैं, मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स उन्हें इंग्लिश में समझ नहीं आता। सोशल साइंस में फेल हो जाते हैं क्योंकि सोशल साइंस और साइंस उन्हें इंग्लिश में समझ नहीं आती।
अब बताइए कैसी, ये विडंबना नहीं है तो क्या है फिर? मैम आपने बिल्कुल सही बोला कि लाइक इंग्लिश में बच्चे पास हो जाते हैं और हिंदी में फेल हो जाते हैं। हिंदी नहीं आती है, बहुत बच्चों को हिंदी नहीं आती है, हमारे यहाँ पे भी स्पोर्ट में। मैथमेटिक्स में इंग्लिश की वजह से फेल हो जाते हैं। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे पहले ध्यान देना हाँ, चाहिए। डेफिनेटली लाइक अच्छी बात है कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आपको आनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के अंदर मैंने ऐसी चीजें भी देखी हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो आपको ऐसे फील कराया जाता है कि मतलब आप आप पढ़े तो लिखे बिल्कुल नहीं तुच्छ हो, हो। मतलब हाँ। आपको कुछ आता ही नहीं है। नहीं, आप उन तो कंट्रीज को देखिए, आप एक छोटा सा कंट्री है जापान, आप एक छोटा सा कंट्री है इसराइल, चाइना बहुत बड़ा कंट्री है। ये इतने पावरफुल क्यों है? क्योंकि इनकी एक ही भाषा जड़ों से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है। हम्म, उससे हर व्यक्ति कनेक्टेड रहता है, ट्रू। जुड़ा हुआ महसूस करता है। और हमारे यहाँ शिक्षा में कितनी सारी लेयर्स हो गई। हम्म, बहुत सारी कंट्रीज में दो तरह की शिक्षा है, प्राइवेट और सरकारी। हम्म, ठीक है, हमारे यहाँ पर सरकारी में भी बहुत सारी लेयर्स हैं। हम्म, आपको एक सरकारी स्कूल बिल्कुल बर्बाद सा दिखाई देगा, हम्म, एक थोड़ा सा बेटर होगा, एक उससे थोड़ा और बेटर होगा। हम्म, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में कितनी सारी लेयर है, एक में 500 रुपए फीस है, एक में 900 रुपए फीस है, एक में 1200 रुपए फीस है, एक में 3000 फीस है और एक में 15,000 रुपए, 20,000 रुपए महीना भी फीस है। एक कुछ कुछ तो है जिसमें लाख हो भी जाती बिल्कुल है। है। तो आप ये देखिए ना, लेयर्स कितनी हो गई। हम्म, तो ये इतनी सारी लेयर्स की वजह से हमारी जो जड़ें हैं वो उतनी उनको उतना मजबूत सिंचाई नहीं हो पाती है। हम्म, ठीक है, अगर वो जड़ें भी, अब ये भी कहा जा सकता है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, हम्म, लेकिन अगर हम इसराइल का एग्जाम्पल लें और अदर कंट्रीज का एग्जाम्पल लें, उन्होंने अपना पहले एक भाषा डेवलप करी और इसराइल ने यही किया, भाषा डेवलप करी जब इसराइल बना था, और उसके बाद उसी भाषा में उन्होंने सारे काम किए। हम्म। ठीक ठीक है, अगर आपकी है। साउथ में अलग चलती है, नॉर्थ में अलग चलती है, समझ आता है, लेकिन आपकी एक भाषा तो होनी चाहिए जो होने हिंदी है। बिल्कुल। लाइक संस्कृत लोगों को लगता है बहुत टफ है, तो ठीक है, हिंदी को एक रखो ना कि आपकी राष्ट्रीय भाषा भाषा हिंदी है। तो संस्कृत से ही हिंदी निकली है। हम्म, अभी अगर हम, ये कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, हम्म, आप सिर्फ ये रेशो देख लीजिए कि हिंदी कितनी भाषाओं में लिपि के जैसे है, हम्म, स्क्रिप्ट हम्म, लिपि के जैसे कितनी भाषाओं में हिंदी प्रयोग होती है, हम्म, तो भी आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। डेफिनेटली। ठीक है, या कितने मैक्सिमम लोग आपकी हिंदी बोलते हैं। हम्म, ठीक है, और संस्कृत से सबसे ज्यादा सिमिलर कौन सी भाषा है, वो हिंदी है। हम्म, तो उस बिहाफ पे भी बनाया जा सकता है। अब बहुत सारी भाषाओं के बीच में यही झगड़ा चलता रहेगा तो हमारा देश की जब तक जड़ों से एक भाषा से हम नहीं जुड़ पाएंगे, हालांकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये किया है कि छोटे बच्चों को हम्म, उनकी वहीं की लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। हम्म, लेकिन कौन कितना ही कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सबके प्राइवेट स्कूल्स में बुक्स जो हैं वो फिर वो अंग्रेजी में आ जाएंगी। हम्म। तो उस तरीके से बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो मैम कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हम ही तो ठीक करेंगे। हमारा ये जो हम चल रहे हैं, हमारी जनरेशन, हमें ही तो ठीक, कहीं ना किसी को तो इसका इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा ना। अब जैसे आप आपने बहुत चाहे अच्छा। इंग्लिश को ही पूरी भाषा बना दीजिए, हाँ, लेकिन फिर एक डेफिनेटली। भाषा तो बनाइए ना, हम्म, ताकि सभी लोग उसी भाषा में पढ़ तो सके। हम्म। आपने इतने अच्छे एग्जाम्पल दिए कि हर देश के अंदर, जापान हो गया, चाइना हो गया। मैं एक छोटी सी कंट्री गई थी अभी लास्ट ईयर, ट्रेवल किया था, कजाकिस्तान। हाँ, वहां पे उनको इंग्लिश नहीं आती, अपनी अपनी लैंग्वेज में वो करते हैं उनको, और उनको कोई शर्म भी नहीं आती कि हमें नहीं आती है, भाई हमें नहीं ऐसा आती कुछ है। नहीं है, हाँ, तो वो अपनी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना व्यापार भी वो उसी भाषा में करते हैं कि आपको नहीं आती है तो आप इस पे फोन पे लिख दो कि क्या, हाँ ट्रांसलेट बिल्कुल। कर लेते हैं। हम चाइना जाते हैं, हम जापान जाते हैं, स्पोर्ट्स के टूर करते हैं, तो हमें अपना अपने फोन में ट्रांसलेटर डाउनलोड करना पड़ता है। हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वो ट्रांसलेट करके उनको पढ़वा देता है, गुजारा तो हो ही जाता है ना। हम्म, लेकिन वो अपनी भाषा क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हम्म, उन्हें अपनी भाषा पे गर्व है, हम्म, और उनके देश की तरफ से वो भाषा उनके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, हम्म, आवश्यक है। तो उस तरह से अगर हम भी सोचें, हमारे जो इस चीज को करने वाले लोग हैं वो भी सोचे, तो होना तो चाहिए। डेफिनेटली। तो तभी हमारा जो बहुत छोटे छोटे गांवों में छुपा हुआ टैलेंट भी है, जो इसी वजह से बहुत सारा, एक शब्द होता है ड्रॉप आउट, हम्म। बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई समझ ही नहीं आ रही होती। और मैम कहीं ना कहीं, कभी कभी बच्चा बहुत टैलेंटेड भी होता है, लेकिन कई बार वो शर्म की वजह से नहीं कर पाते हैं कि यार मेरा वहाँ पे कंपैरिजन होगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मैं बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम बता सकती हूँ कि जिनको बेचारों को इंग्लिश नहीं आती थी, उनको कितनी सारी प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है, मतलब आप उनको उसकी भाषा के उससे मत तोलो ना।
जो उसका असली Exactly. टैलेंट है। और के टैलेंट के हाँ डेफिनेटली बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं टैलेंट दब जाता है इसकी वजह से, बिल्कुल। कि जहाँ पे जिनको इंग्लिश आती है वो बोल नहीं पाते, उनको शर्म आती है वहाँ पे, डेफिनेटली कॉन्फिडेंट नहीं होते उतने। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा है हमारे देश के अंदर। वैरायटी होना अपने आप में एक शक्ति है, लेकिन वैरायटी के बीच में जैसे माला में बहुत सारे मोती होते हैं, लेकिन एक धागा उसमें उनको सबको बांध के रखता है। तो भाषा उसी धागे का काम कर सकती है कि हम सबको बांध के रखे। वेरी ट्रू। तो मैम आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। अवार्ड्स तो बहुत सारे मिले हैं ईश्वर की कृपा से। अभी शुरुआत से बताती हूँ मैं। हाँ जी। शुरुआत में ऐसा था कि जैसे मैं स्कूल में मैंने एज ए स्पोर्ट्स टीचर ही ज्वाइन किया था, लेकिन होता क्या था कि वो स्पोर्ट्स की वजह से मुझे हर जगह गोल्ड मेडल चाहिए था। अच्छा। तो मैं अक्सर सारे काम बहुत जल्दी जल्दी खत्म करके और स्कूल के लिए पॉजिटिव सोचना, स्कूल को और आगे कैसे ले जा सकते हैं, तो इन सब चीजों में मैं लगी रहती थी। तो वहां से वो जिद शुरू हुई कि अपने स्कूल को बेस्ट बनाना है, जहां मैं जॉब करती थी। ओके। कि अपने स्कूल को बेस्ट बनाना है, स्पोर्ट्स में हो, दिखने में हो, क्योंकि मैंने एमए फाइन आर्ट्स किया था। तो हर चीज में ये लगता था कि स्कूल सबसे खूबसूरत हो। तो खुद अपने हाथों से स्कूल में बहुत सारी चीजें बनाई सुंदर करने के लिए। और बच्चों को भी स्पोर्ट्स में बहुत जल्दी 1 से 2 साल के अंदर ही नेशनल लेवल तक उन्हें पार्टिसिपेट कराया, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे दे के। तो वहां से वो जिद थी कि स्कूल बेस्ट होना चाहिए। तो वो करते करते वो कमिटमेंट बढ़ती चली गई, मैनेजमेंट को ट्रस्ट होने लगा। तो मैनेजमेंट ने फिर मुझे वाइस प्रिंसिपल बनाया, 1 साल अंडर ट्रेनिंग एक तरीके से रखा। फिर 1 साल के बाद एक नई ब्रांच हमारे स्कूल की स्टार्ट हुई, तो उसमें एज फाउंडर प्रिंसिपल वहां पर मैंने ज्वाइन किया। अब वहां पर भी यही जिद थी कि स्कूल को नंबर 1 बनाना है, कैसे बनाना है। तो अक्सर बहुत अच्छी बातों के लिए स्कूल का नाम अखबार में छपता रहता था। मतलब एक बार मुझसे आईआईटी के कुछ लोगों ने पूछा कि मैम आप स्कूल की मार्केटिंग कैसे करते हैं। अच्छा। मैं सकते में आ गई कि मैं मार्केटिंग कैसे करती हूँ। मैंने तो कभी स्कूल का एड भी नहीं दिया, कभी न्यूज़पेपर में नहीं दिया। तो मतलब मैं उन्हें इस चीज का जवाब नहीं दे पाई थी। फिर मुझे थोड़ी देर बाद समझ में आया कि जो हम अच्छे के लिए अखबार में छपते रहते हैं वो अपने आप में एक एड है। न्यूज़पेपर वाले जो हैं किसी अच्छी चीज को ही छापेंगे या फिर किसी इंसिडेंट को या किसी दुर्घटना को छापेंगे। तो बस स्कूल में मैंने वो क्रिएट किया जिसको न्यूज़पेपर वाले अच्छे से छाप सकते थे। बच्चों में इतना साहस की तुम्हारा नाम आएगा अखबार में। उस समय में अखबार में नाम आना अपने आप में एक अवार्ड के जैसे होता था। सही बात है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते 2010 में मेरा नाम फिर नॉमिनेट हुआ सीबीएसई नेशनल अवार्ड के लिए और 2011 में फिर वो मुझे नेशनल अवार्ड मिला। वेरी नाइस। प्रतिभा पाटिल जी से और कपिल सिब्बल जी से। तब उस समय एचआरएम वही होते थे। तो एज बेस्ट प्रिंसिपल 2011 में वो मुझे मिला। वेरी नाइस। और उसके बाद भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ओजस्वी नारी पुरस्कार मिला, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना पुरस्कार मिला, भारत गौरव सम्मान मिला। और गाजियाबाद में जो प्रशासन देते रहते हैं अक्सर, वो भी बहुत सारे मिले। उनके भी मुझे सबके नाम याद नहीं है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहे। और इससे पहले बहुत पहले त्रिवेणी कला संगम में गांधी पीस मेमोरियल अवार्ड मिला था। अच्छा। तो ऐसे मिलते रहे, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। और अभी जो लेटेस्ट था, मैं फिलीपींस गई थी, 22nd एशियन गेम्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये मेरी मतलब जिंदगी की दूसरी इनिंग थी स्टार्ट करने की। 2022 में मैंने दोबारा से खेलना शुरू किया आफ्टर कोविड। तो जब दोबारा से खेलना शुरू किया तो फिर फिलीपींस में मैंने मेडल जीता। उसके बाद फिर मुझे इनविटेशन मिला विजय दिवस के लिए 15 दिसंबर 2023 के लिए, कि वहां पर हमारी राष्ट्रपति जी भी आएंगी, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, सभी लोग थे वहां पर। और उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का एक मौका हम सबको एक सम्मान के तौर पे मिला। वहां पर मेघना गुलजार थी, वहां पर मैरी कॉम थी, वहां पर हरियाणा के बहुत सारे इंटरनेशनल पहलवान थे। और सब बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े लोग थे। और ये था चीफ ऑफ द आर्मी के घर पर, इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। तो ये भी एक अवार्ड से कम नहीं है। डेफिनेटली। तो इस तरीके से ईश्वर की असीम अनुकंपा रही है और
वेरी नाइस मैम, रिकग्निशन मिलता रहा है। वेरी नाइस। तो मैम आप एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं और साथ में आप एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी हैं और साथ में आप 3-3 इवेंट करते हैं मैम, तो उनके बारे में बताइए। एजुकेशन ऑलमोस्ट 34 इयर्स की जर्नी हो गई है हुँ, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, और हुँ, अभी मैं सीबीएसई की मास्टर ट्रेनर भी बन गई हूँ। वाओ! तो टीचर्स को ट्रेन करना और प्रिंसिपल्स को ट्रेन करना, ये सब ड्यूटीज में आ गया है। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स, जो मेरा छोटेपन से पैशन था, कभी 1985 से मैंने स्टार्ट किया था। 1991 में मैं इंडिया की डिस्कस थ्रो की चैंपियन थी, वाओ! और शॉट पुट में नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटीज में मेरा गोल्ड था, और हाई जंप में भी था। तो करते करते वो फिर 1991 में छूट गया सब कुछ, हुँ, जिंदगी दूसरे मोड़ पर चल पड़ी। हुँ, उसके बाद कोविड में जब मुझे दोबारा से रियलाइज हुआ कि मेरे पास फिटनेस है, क्योंकि मैं फिटनेस क्लासेस खुद लेती हूँ वाओ! कि मैं खुद भी फिट रह सकूं, तो इस वजह से फिटनेस है तो क्यों ना दोबारा से खेला जाए। हुँ, तो फिर 2022 में चेन्नई में ही स्पोर्ट्स हुआ। उससे पहले मैंने दिल्ली स्टेट में पार्टिसिपेट किया, हुँ, उससे सिलेक्शन होके फिर हम चेन्नई नेशनल खेलने गए। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड उस समय भी सेकेंड इनिंग में भी मैं डिस्कस की नेशनल चैंपियन बन गई। वाओ! अच्छी परफॉर्मेंस आई, तो फिर से वो सेकेंड इनिंग मेरी, मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए फिनलैंड में, वहां पर 8th रैंक आई मेरी वर्ल्ड में। वाओ! वो भी मेरे लिए मोटिवेशनल काफी था। डेफिनिटली या तो बस उसके बाद से अब खेलना दोबारा से शुरू हो गया। अब बस एजुकेशन और स्पोर्ट्स दो ही रास्ते हैं, हुँ। इन्हीं पर मैं चल रही हूँ। और आप स्पोर्ट्स में रह के कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं मेंटली, फिज़िकली, बिल्कुल, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, मैं बल्कि इस बात को हर, आपके चैनल के थ्रू, आपके पॉडकास्ट के थ्रू हर महिला से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि खेल को अपने जीवन का अंग जरूर बनाएं, चाहे वो फिजिकल खेल को, ये नहीं कि आप तंबोला खेल रहे हैं कंप्यूटर या कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं, वो नहीं। फिजिकल गेम को अगर आप 1 घंटा भी हर रोज दे देते हैं, फिजिकल फिटनेस को एक किसी गेम को एम बना लीजिए, तो आपकी जिंदगी एक अलग ही रंग से निखर जाती है। तो कितने लोग इसे मानते हैं, सुनते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो खेलों का जादू है ना, जब वो सर चढ़ के बोलता है तो जिंदगी कुछ अलग ही होती है। और आप में हमेशा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, आप हुँ, में हमेशा आगे बढ़ने की एक इच्छा रहती है, और हर रोज नया लगता है, क्योंकि हम हर रोज अपने आप से कंपटीशन करते हैं कि मुझे आज इससे बेटर करना है, आज इससे बेटर करना है, आज इससे बेटर करना है। तो वो जो कंपटीशन, सेल्फ कंपटीशन है ना, वो आपको कुछ अलग ही बना देता है। डेफिनिटली मैम। और मैम जैसे आपने बोला कि हर रोज़ चलो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं खेल सकते हर रोज़, एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस अ वीक तो करें। बिल्कुल, कुछ तो करें एटलीस्ट अपने लिए, क्योंकि आप फिज़िकली जितना फिट रहेंगे ना, आप मेंटली भी उतना ही फिट उतना रह ही सकते फिट हैं। रहेंगे। क्योंकि आजकल लोग जो डिप्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इरिटेशन है, आपकी स्वेटिंग के थ्रू, कहते हैं मन में कुंठाएं होती हैं, यही डिप्रेशन और ये सब, ये डेफिनिटली कुंठाएं होती हैं। हुँ, जब हम फिजिकल लेबर करते हैं, हुँ, फिजिकल फिटनेस वर्कआउट करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो पसीना आता है। हुँ, तो ये पसीना हमारी सारी कुंठाओं को खत्म कर देता है, सब हुँ, फ्रस्ट्रेशन को, इरिटेशन को, स्ट्रेस को। स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा बस्टर है इन सब के लिए। हुँ, हुँ, तो ये मुझे लगता है कि हर किसी के लिए कंपल्सरी होना चाहिए। हुँ, और अगर सरकार ऐसा कोई रूल बना सकती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो लोग अपने लिए ये रूल बना लें कि हाँ, हमें खेलना जरूरी है। नहीं हो सकता है मोदी जी अगर हमारा पॉडकास्ट देखें तो ये सुने कुछ बन जाए रूल। बिल्कुल। नहीं डेफिनेटली मैम, ये चीज़ मैंने भी बहुत फ़ील किया। मैं भी स्पोर्ट्स से ही हूँ, मैं टेनिस कोच हूँ, तो अभी पीछे मैं भी बहुत स्ट्रेस में थी, एंग्ज़ायटी में थी, लेकिन मैंने अपनी वो फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी बंद नहीं की। लाइक मैं रोज़ जिम करती हूँ और अपना कोचिंग में तो हूँ ही। तो जो अगर मैं जिम नहीं करती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो गया मेरी लाइफ़ से, या मेरी क्लासेस होती हैं, मैं ऑब्वियसली उसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हूँ क्लासेस में, जिसमें मुझे खेलना भी पड़ता है। तो अगर वो चीज़ ना हो ना, तो लाइफ़ में थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं है, शायद मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया आज। बिल्कुल, तो वो बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने कोई गेम या स्पोर्ट नहीं खेला, शायद उनको ये चीज़ नहीं पता चलेगी, लेकिन अगर वो खेलेंगे, अगर वो 3-4 मंथ्स अगर खेलें, तो उसके बाद वो अगर नहीं खेलेंगे ना, उनको सच में डिफरेंस पता चलेगा। एक्चुअली फिटनेस का स्वाद अगर एक बार आप चख लोगे ना, तो शायद ये अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट है।
वेरी ट्रू। अगर मैं जिम नहीं करती या अपनी एक्टिविटी नहीं करती तो मैं सच में उस दिन मुझे बहुत अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। तो मेरे लिए एक एक तरह से मेरा फूड है ये, बिल्कुल। कि मुझे करना ही करना है, और उसके करने के बाद जो मुझे पीस मिलता है ना, वो बिल्कुल अलग ही होता है। रात में नींद बहुत बढ़िया बहुत आती है। अच्छी, मतलब 2 विदिन 2 किसी से 3 गुस्सा मिनट्स। करने का मन नहीं करता। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे यहाँ मेरी फिटनेस क्लासेस में कुछ लेडीज आती थी, जैसे अभी भी आती हैं। तो एक लेडी का बेटा कहता है, मम्मी आप ना रोज ऋचा मैम के पास जाया करो। अच्छा। बोलते है, क्यों? पहले तो तू कहता था कि नहीं मम्मी छोड़ के मत जाओ मत जाओ। हम्म। तो उसने पूछा क्यों, मम्मी ने पूछा क्यों भाई, तू ऐसा क्यों कह रहा है, आज ही क्यों कह रहा है? तो बच्चा कहता है, मम्मी जब आप ऋचा मैम के पास क्लास करके आते हो ना, तब आपको आवाज दो मम्मी, तो आप बोलते हो हाँ जी बेटा क्या चाहिए। और जिस दिन आप नहीं जाते हो क्लास में, तो आपको आवाज दो मम्मी क्या है। Oh तो my ये God. डिफरेंस मुझे लोग बताते हैं। Yeah, true, very true. तो इस तरह के एग्जाम्पल एक नहीं हजारों हैं। Yes, very true. जब आप फिजिकल एक्टिविटी अपना सब कुछ निकाल के आते हो ना, वहाँ पे पूरा एनर्जी बिल्कुल। एनर्जी नहीं बचती फिर तो आप। और अभी का इंसिडेंट मैं बताती हूँ। एक मेरी क्लाइंट है, उसकी बेटी 20-22 साल की है। उसकी बेटी ने कॉलेज से कॉल किया, तो वीडियो कॉल था। तो उसकी फ्रेंड्स ने बोला दीदी। तो उधर से उसकी बेटी बोलती है, अरे मेरी मम्मा है। अरे ये मेरी मम्मी है। नहीं, वेरी ट्रू। तो ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जो महसूस कर ले वो ही समझ सकता है। लेकिन एक बार मेहनत जरूर करनी पड़ती है। बस ये है कि लोग बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते। बिस्तर छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बिस्तर अल्टीमेटली उन्हें पकड़ लेता है लास्ट में। सही बात है, वेरी ट्रू। तो बिस्तर छोड़ना बहुत जरूरी है। तो मैम लाइक कहीं ना कहीं आप स्पोर्ट करते हो तो आप इतने फिट लगते हो और आप बहुत यंग भी लगते हो। मतलब अभी मैं आपको देख रही हूँ तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप स्पोर्ट्स में लगे हुए हैं, आप चीजें करते हैं, तो आपकी एज भी मुझे लगता है कम हो जाती है। एक्चुअली कम हो जाती है। जैसा मैंने अभी बताया कि मेरे जो एक क्लाइंट है, उसकी बेटी की फ्रेंड्स ने उसकी मदर को दीदी बोल दिया। और वो बेटी उसकी झेप रही है कि भाई ये मेरी मम्मा है। तो फिर अच्छा आंटी। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड अभी भी मुझे छोटे छोटे बच्चे भी आते जाते दीदी बोलते हैं। तो, और एक यही जिस लेडी की मैं बात बता रही हूँ, उसके हस्बैंड को लोग अंकल बोलते हैं और उसे दीदी बोलते हैं, क्योंकि वो 4 साल से फिटनेस कर रही है और उसके हस्बैंड ने अभी स्टार्ट किया है। तो ये भी डिफरेंस है। तो अगर अपने आप को आंटी नहीं कहलवाना है तो फिटनेस में आ या जाओ। अंकल नहीं कहलवाना है तो तो फिटनेस में आ फिटनेस जाए। में आ जाओ। डेफिनेटली। तो मैम आप जैसे डिस्कस थ्रो, हैमर और शॉट पुट करते हैं, तो लाइक बहुत पावर चाहिए इन गेम्स के लिए, बिल्कुल। तो इसके कैसे लिए मैनेज करते हैं अभी तक? देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विमेन आल्सो परफेक्ट। खाली मैन नहीं। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं प्रैक्टिस करती हूँ। एक दिन मेरा लगभग 3 घंटे का ट्रेनिंग होता है वीक में, और एक दिन मेरा, मतलब ऑल्टरनेट डेज की बात कर रही हूँ मैं, एक दिन मेरा 4 घंटे का। स्टेडियम जाती हूँ तो 2 घंटे एक्स्ट्रा, और जब घर पे ट्रेनिंग करती हूँ, वेट ट्रेनिंग करती हूँ, तो 3 घंटे का मेरा पूरा सेशन पूरे दिन का 2 बार में रहता है। तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। बगैर प्रैक्टिस के तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। बस हमारे देश में भी लोगों को समझ नहीं आता। सिर्फ एक क्रिकेट समझ में आता है, हॉकी समझ में आती है, फुटबॉल समझ में आता है, एथलेटिक्स बहुत कम समझ में आता है, रेसेस फिर भी समझ में आती हैं। लेकिन जैसे मेरे इवेंट्स हैं, तो जैसे मैंने मेडल जीता, लोगों ने अखबार में मेरी फोटो देखी, तो मैम किस में जीत के आए हो? मैं बोलूँ मैं डिस्कस में जीत के आई हूँ या शॉटपुट में जीत के आई हूँ। तो डिस्कस डिस्कस, अच्छा डिस्कस वो जो ऐसे फेंकते हैं। मैंने कहा ऐसे तो फ्रिज भी फेंकते हैं। मैंने कहा डिस्कस तो ऐसे फेंकी जाती है। अच्छा शॉटपुट, हैमर, हैमर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। हैमर को वो वाला हथौड़ा समझ बैठता है, उसको क्यों फेंकते हैं? मैंने कहा नहीं, वो हैमर नहीं होता, गोला एक तार से बंधा होता है, फिर उन्हें दिखाना पड़ता है, फोटो दिखानी पड़ती है। तो अभी भी हम इतने पिछड़े हुए हैं, मुझे लगता नहीं है कि कब हम इन पिछड़ेपन से ऊपर उठेंगे। बच्चे भी बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जिन्हें सारे गेम्स का नहीं पता होता। हमने एक्सपोजर नहीं दिया उतना, हमें एक्सपोजर देने की जरूरत है।
और मैम जैसे आपने भी बताया कि आजकल हमारे बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, बहुत ही ज्यादा। लाइक हमारे टाइम पे तो हम आउटडोर इतने गेम खेलते थे कि मतलब बता ही नहीं सकते। अब तो बच्चों का पूरा टाइम स्क्रीन पे लगा, मतलब इंडल्ज रहते हैं पूरे टाइम स्क्रीन पे। आईपैड हो गया, फोन हो गया, टीवी हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों को भी लाइक मोनेटाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली हो क्या गया है कि देखिए, जो हमारे माँ-बाप थे, उनका और उनके जो माँ-बाप थे, उनका जो क्वेश्चन था सर्वाइवल के लिए था। हमारे माँ-बाप या मेरे से और थोड़े बड़े आगे-पीछे वाले लोगों का क्वेश्चन सक्सेस के लिए था। अब बच्चों की सैटिस्फैक्शन के लिए हो गया है, और सैटिस्फैक्शन भी वहां पर हो गई है कि जो हमें नहीं मिला हम अपने बच्चे को दे दें। अब बच्चे को आप यहीं पे सेटिस्फाई कर दोगे तो बच्चा स्ट्रगल करेगा नहीं। और मेरा मानना है कि स्ट्रगल इज इक्वल टू स्माइल। अगर स्ट्रगल नहीं किया, बिना स्ट्रगल के आपको सब कुछ मिल गया और जिस दिन किसी चीज के लिए ना हो गई, तो स्ट्रगल सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू डिससेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू सुसाइड हो जाएगा। वेरी ट्रू। तो जब हम डिससेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू सुसाइड की तरफ अपने बच्चों को खुद ही बढ़ा रहे हैं, भरे हुए ग्लास को और भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स अपने प्यार को सब्स्टिट्यूट करते हैं टॉयज से, फिर सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं मोबाइल से। टाइम नहीं दे रहे हैं तो बेटे को मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। तो ये सब्स्टिट्यूट, फिर बच्चा भी तो आपको लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देगा ना जब आपको जरूरत पड़ेगी। जब हमने उन्हें टाइम नहीं दिया, क्वालिटी टाइम नहीं दिया, तो फिर बच्चा ही क्यों देगा हमें क्वालिटी टाइम। हम वहां तक नहीं सोच पाते। अभी आजकल के पेरेंट्स ये सोच रहे हैं जो हमें नहीं मिला वो हमें अपने बच्चे को देना है। मत दो। उस होड़ में जो आपको इन्हें देने की इच्छा है, उसमें वो भूल जाओगे जो आपको मिला था। जो प्यार, जो पेरेंट्स का टाइम मिला था, वो दे दो। मटेरियलिस्टिक चीजें मत दो, वो जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें, जो हमें नहीं मिला था, हमें ये खिलौना नहीं मिला था, हमें वो वाली कार नहीं मिली थी, हमें मोबाइल नहीं मिला था, हम अपने बच्चे को देंगे। अरे तुम्हें टाइम मिला था, माँ बाप की छाया मिली थी, माँ बाप के साथ बैठ के तुमने लोरी सुनी थी, माँ बाप ने तुम्हें बेड टाइम स्टोरीज सुनाई थी, वो तो दे दो। उस गलत चीजें देने की होड़ में हम जो मिला है वो भी नहीं दे पा रहे। तो सही देना जरूरी है, ना कि गलत देना जरूरी है। और तो मुझे तो मैम ये भी लगता है कि भारत सरकार को भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए इसके लिए कि बच्चा एटलीस्ट एक स्पोर्ट तो खेले। हर बच्चा, मतलब जो भी क्लास में पढ़ता है उसमें किया है। एनसीईआरटी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कंपलसरी स्पोर्ट्स को किया है, लेकिन आज भी हफ्ते में एक ही पीरियड है स्कूल में। मैक्स 2 किसी स्कूल ने किए होंगे, जबकि होना चाहिए हर रोज एक पीरियड फिजिकल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि बाकी सिलेबस इतना सारा हो जाता है। तो होगा, ये भी होना चाहिए, कंपलसरी होना ही चाहिए। कम से कम हर रोज एक गेम का पीरियड होना चाहिए। कुछ स्कूल्स ने स्टार्ट भी किया है। नहीं मैम, बहुत अच्छी बात है स्कूल ने इनिशिएटिव लिया है। साथ में मुझे लगता है पेरेंट्स को भी कुछ सोचना चाहिए। अगर नहीं भी करते हैं बच्चे तो उनको जरूर किसी स्पोर्ट के अंदर डालना चाहिए बच्चे को। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन कुछ तो करे वो अलग से फिजिकल एक्टिविटी। पेरेंट ही रोल मॉडल है। अगर पेरेंट बुक पढ़ेगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली बुक पढ़ेगा। अगर पेरेंट खेलने जाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली खेलने जरूर जाएगा। सही बात है। हमें रोल मॉडल बनना ही पड़ेगा। जो हम बच्चे से चाहते हैं पहले हम खुद तो करें। अगर हम ही मैगी खाएंगे तो बच्चा भी मैगी ही खाएगा। सही बात है। हम मोबाइल देखेंगे तो बच्चा भी मोबाइल ही देखेगा। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे घरों में हर रूम में टीवी होना शुरू हो गया है। स्पेस चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मैं कहती हूँ हर रूम में एक लाइब्रेरी हो जाए तो कैसा रहेगा। ठीक है। और बच्चों को उस तरीके से बड़ा करें कि कल को हमारी बच्चियां जब बड़ी हों, खासतौर पे लड़कियों को, वो किसी पब के बाहर शराब पी के ये ना कहें कि इट्स माई लाइफ। आपने कैसे बड़ा किया। और वो बच्ची जो मेडल लेके आएगी कहीं ओलंपिक्स में, या कहीं प्लेन उड़ा के आएगी, कहीं रॉकेट उड़ा के आएगी, तो वो भी तो हमारी ही बच्ची है। तो उसका जो इनाम है, उसकी जो प्रेज है, वो भी तो आपको मिलेगी ना। तो ये हमारी नर्चरिंग जो है
वो किस डायरेक्शन में हम पेरेंट्स कर रहे हैं वो हमें देखना है। पेरेंट्स अगर क्लबों में जा रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चा भी क्लब्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। बच्चे पेरेंट्स अगर रोल मॉडल बन रहे हैं उनका बुक पढ़ने में, स्पोर्ट्स में, तो बच्चा भी उधर ही जाएगा। तो देखिए, पहला रोल मॉडल बच्चे का पेरेंट ही होता है। आप किसी छोटे बच्चे से पूछ लीजिए बेटा क्या बनना है, लड़के से मेरे को पापा बनना है मीन्स पापा जैसा बनना है। बच्ची से पूछे मेरे को मम्मी बनना है, तो वो यही उनका मतलब यही होता है कि हाँ मुझे मम्मी जैसा बनना है, क्योंकि मम्मी उनका रोल मॉडल है। तो पहला रोल मॉडल जो उनके दिमाग में छाप छोड़ता है, वेरी ट्रू मैम, उसी को ही बच्चा आगे लेके चलता है। तो उस तरीके से हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो मैम जैसे आपने बताया कि हर मतलब रोज स्कूल में एक स्पोर्ट का मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी का पीरियड होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी का, तो आपने कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लिया है अपने स्कूल के अंदर? डेली 0 पीरियड पूरे स्कूल के लिए। ओह वाओ। उस 0 पीरियड में वीकली बच्चों की गेम भी चेंज करते हैं। अच्छा। और उसमें ये भी चेक करते हैं कि कौन बच्चा किस गेम में और बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो फिर फाइनली उस बच्चे को उस गेम की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, प्रोफेशनली, लाइक वो आगे अगर अच्छा करना चाहे उस भी किसी भी गेम के अंदर तो वो कर सके। तो मैम आपको स्कूल ओपन करने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? मैंने 3 जॉब्स की है 22 साल लगभग। अच्छा। मुझे ये लगता था कि जो बच्चों को मिलना चाहिए वो हम नौकरी करते हुए नहीं दे सकते। जैसे आप ये गेम्स के पीरियड की बात कर लीजिए, तो ये हमें स्कूल के रूल के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। सही बात है। तो मुझे ये लगने लगा कि जो बच्चों को वास्तव में मिलना चाहिए जिंदगी का एग्जाम लिखने के लिए, तो उस तरीके का स्कूल क्यों ना बनाया जाए। तो यही मेरी इंस्पिरेशन थी अपना स्कूल स्टार्ट करने की। वाओ, ताकि वेरी बच्चों नाइस। को वो मिले जो उनकी स्किल्स डेवलप करे, जो उन्हें एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा सिविक सेंस वाला सिटीजन बना सके। तो मैं यही काम ज्यादा करवाती हूँ बजाय किताबी पढ़ाई के। वेरी नाइस। और मैम अब ये कुछ कुछ स्कूलों में इस तरह का कल्चर शुरू हो गया है कि वो आपको लाइफ स्किल और मतलब वो मेनली आपको प्रैक्टिकल पे ज्यादा काम करवाते हैं, बिल्कुल, रेदर देन कि आप पूरे टाइम किताबें पढ़ो। किताबों में लगे हुए हैं। तो इट इज वेरी मुझे गुड। बताओ पाइथागोरस की थ्योरम हमारे जिंदगी में कहाँ काम आती है? बताओ। बड़े रट्टे मारे हैं उसके। अब वो पाइथागोरस की थ्योरम हम पढ़ तो लेते हैं, हमारी जिंदगी में कहाँ काम आती है? इसकी जगह पर उस जितना हमने उस पे फोकस करके जितना टाइम हमने उसे रटने में लगाया था, हम एक छोटी सी टीम मेकिंग, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में बच्चों को डाल देते, तो शायद पाइथागोरस की थ्योरम भी सॉल्व हो जाती। वो आधी वो करता, आधी वो करता, और एक टीम बिल्डिंग भी हमारी बन जाती। हम उस तरह की स्किल्स पे कम ध्यान देते हैं। हम और डेली लाइफ से अगर अपनी एजुकेशन को कनेक्ट कर दें ना, तो ज्यादा अच्छा है। ट्रू। और मैम आप सही बोल रहे हो कि ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं जो हमारी लाइफ भर कभी काम नहीं आती हैं। तो अगर कोई किसी में डेफिनेटली वो हर फील्ड में वो पढ़ाई जरूरत होती है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जो जिस फील्ड में जाए उसको उस तरह की पढ़ाई उसकी होनी चाहिए, लेकिन सबको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। यस, सबको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, 8th क्लास तक, 7th क्लास तक, इनफैक्ट 10th तक। 10th तक। हमारे यहाँ पे तो दिल्ली के अंदर तो 10th तक पढ़ना पड़ता है। यूपी में 8th तक है। हाँ, सही बात है तो बिल्कुल। अगर जैसे बहुत सारे कंट्रीज में क्या है कि क्लास 4th तक या क्लास 5 तक आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद उनकी 3 ब्रांचेस हो जाती हैं, जो मतलब ए लेवल के बच्चे हैं, बी लेवल के बच्चे हैं, सी लेवल के बच्चे हैं। तो ए लेवल को एकेडमिक्स में आगे ले जाते हैं, बी लेवल को एकेडमिक्स और उन दोनों के बीच का काम कराते हैं, और सी लेवल को जो आपका स्किल्स वाली बात होती है कि स्किल ये जो होती है जैसे प्लम्बिंग है, और इसके साथ आपकी इलेक्ट्रिशियन का है, कारपेंटिंग है, और डिफरेंट स्किल्स, उनको इस तरफ ले जाते हैं। बिल्डिंग बनाना है, तो इस तरह के अगर हमारे यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाए, अगर वहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि 5th क्लास में अगर हमें बच्चे को ए पे ले जाना है, तो हमें अभी उसे बहुत अच्छा कराना ही पड़ेगा। और वहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं है, ये मैं जर्मनी की बात कर रही हूँ खासतौर से, तो वहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं है कि पेरेंट की चलेगी। अगर आपको कराना है तो आप उसे पढ़ाइए, नहीं तो स्कूल का निर्णय होगा कि आपको बी में जाना है या सी में जाना है। तो इस तरीके से पढ़ाई ऐसा ही होना चाहिए। डेफिनेटली। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि कुछ बच्चे बचपन में उतने होशियार नहीं होते जितने बाद में आके हो जाते हैं।
तो इसका एक मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूंगी कि वो 8th में या 10th में एक बार दोबारा से ये एबीसी चेक कर लिया जाए बच्चे का। कई बच्चे जो बाद में जिनका दिमाग डेवलप होता है तो उन बच्चों को वहां पे कर लिया जाए, फिर से एबीसी में सेग्रीगेशन कर दिया जाए, कोई मुश्किल नहीं है, बट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो मैम आपको क्या लगता है कि बचपन से ही हमें फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी देनी चाहिए बच्चों को? लाइक बिल्कुल हमारे यहाँ पे इंडिया में ये चीज बहुत मिसिंग है, बहुत ज्यादा। और मैं किसी का पॉडकास्ट देख रही थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग से ही बच्चे को फाइनेंस के बारे में जानकारी देनी चाहिए। आपको स्टार्टिंग से ही, जब से बच्चा छोटा होता है, मतलब उसकी हैबिट में डालो वो चीजें, स्टार्ट करो। तो आपको मतलब इसके ऊपर आपका क्या टेक है? एक छोटी सी बात आप मुझे बताओ कि चेक लिखते हुए आज भी हम सबके हाथ कांपते हैं। सही बात है। स्पेलिंग ना गलत हो जाए, है ना, इधर जीरो ना एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है, साइन मिसमैच ना हो जाए। हालांकि आजकल चेक और ट्रांजैक्शंस सारी ऑनलाइन होने लगी, लेकिन फिर भी ये एक तरीके की फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी एजुकेशन में कमी है। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ चेक भरना या विड्रॉल फॉर्म भरना नहीं है या एटीएम जाना नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको मनी को कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे सेव करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, ये ज्यादा जरूरी है। मनी को यूज कैसे करना है, वेस्ट नहीं करना है, कहाँ हमें कितना, और इसमें हमें बच्चों को नीड्स एंड वांट्स समझाने की जरूरत है। नीड्स अलग है, वांट्स अलग है, ठीक है। बच्चे का पेन पेंसिल इरेजर कलर नीड हो सकता है क्योंकि वो पढ़ाई में जरूरी है, लेकिन टॉय आपका जो है वो एक वांट है। तो बच्चे को नीड्स एंड वांट्स समझाने की जरूरत है, वो फाइनेंशियल लिटरेसी है। जब नीड्स पहले फुलफिल होंगी तो वांट्स पे काम किया जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, वांट्स को पहले ले आते हैं, नीड्स को भूल जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो यहाँ पर बच्चों को हमें फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ से समझाने की जरूरत है कि बचत कैसे की जाए, क्या सही है क्या गलत है और कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, लेटर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से मैंने तो अपनी बुक्स में ये दिया है फाइनेंशियल लिटरेसी एक स्किल के तौर पे। यहाँ तक भी दिया है कि विड्रॉल फॉर्म कैसे भरते हैं और पैसे जमा करने के लिए बैंक में जाके फॉर्म कैसे भरते हैं। चाहे अब ये सब चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं, लेकिन बेसिक जानना, जड़ों से जानना हर बच्चे के लिए जरूरी है। डेफिनेटली। तो इस तरीके से होना चाहिए। चलिए मैम, तो हम थोड़ा सा लीक से हट के बात करते हैं और हम आपके बचपन की यादों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। बचपन मेरा बहुत ही अच्छा था। मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत ही पढ़े लिखे, फादर डॉक्टर, मदर लेक्चरर संस्कृत की। तो बचपन बहुत अच्छा रहा। मेरे 3 भाई, लेकिन वो मुझसे काफी बड़े हैं, तो मैं लगभग अकेले अकेले ही बड़ी हुई। अच्छा। वो लोग जब तक मैंने होश संभाला तो वो लोग जा चुके थे हॉस्टल्स में। ओके। तो बचपन बहुत अच्छा रहा। स्कूल की बहुत सारी यादें रहीं। स्कूल में शैतानियां भी बहुत करी और हमेशा नजरों में रहते थे टीचर्स के, कभी अच्छाई के लिए और कभी शैतानी के लिए, कभी पढ़ाई के लिए और कभी खेल के लिए। तो नजरों में रहते थे। तो बचपन इस तरीके से बहुत अच्छा बीता। तो मैम बचपन में आपको लेडी अमिताभ बोलते थे? हाँ। क्योंकि जब मैं 8th क्लास में थी तभी मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच हो गई थी। अब 8th क्लास का बच्चा होता है लगभग 13 से 14 साल का और हाइट 5 फुट 6 इंच। और मेरे साथ हमेशा ये होता था कि मुझे सबसे पीछे प्रेयर में खड़े होना पड़ता था, तो बहुत बुरा लगता था। और लोग चिढ़ाते थे, ये लंबू आ गया है, ये अमिताभ बच्चन बन गई है। तो ये सब रहा मेरी लाइफ में। लेकिन मैंने इसका तोड़ बड़ा अच्छे से निकाला कि मुझे लाइन में सबसे आगे आना है। अच्छा। तो मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया, जैसे डंबल पीटी होती थी हमारे टाइम में या पीटी होती थी, लेजियम होता था। तो मैंने उस पे बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया और मुझे फिर हमेशा लाइन में सबसे आगे, बल्कि पूरे ग्रुप का लीडर बना के खड़ा किया जाता था। तो मैं सबसे आगे रहती थी। तो मतलब शायद बचपन से ही था कि मुझे लीड करना है, आगे रहना है। तो वो तोड़ निकाला और फिर ग्रुप लीडर बन के हमेशा आगे ही रहे।
फिर जैसे अमिताभ बच्चन भी लंबे होते हुए आगे ही हैं, सबसे आगे ही हैं, आज भी सबसे ऊपर ही हैं। सही बात। तो हमने अपना तोड़ निकाल के हम भी सबसे आगे आ गए अपनी लाइन में। वेरी नाइस। फिर वही हो गया कि जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो मैम आप मुझे अमिताभ बच्चन जी से बहुत इंस्पायर लगती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं मेरा क्रश भी वही थे। वाह, और मैंने आपकी फोटो भी देखी है सर के साथ। हाँ, मुझे जुनून था उनसे मिलने का, जिसको आज की भाषा में लोग कहते हैं चुल। अच्छा। तो इनफैक्ट मुझे जुनून था उनसे मिलने का, हम्म। तो ईश्वर ने मेरी वो इच्छा भी पूरी करी। मुझे अवतार गिल जी मिले। हम्म। अवतार गिल जी ने शुरुआत की थी, नुक्कड़ एक नाटक आया हाँ करता हाँ था, हाँ। फिर महेश भट्ट की मूवीज में आए। हाँ। तो मैं प्रिंसिपल्स मीट में गई हुई थी, तो इन्होंने वहां पर एक नाटक दिया था, राकेश बेदी और अवतार गिल जी ने। तो उसके बाद में डिनर पे उनसे बात हुई, हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया। तो उसके बाद मैंने अवतार गिल जी से वैसे ही बोला कि मेरे को अमिताभ बच्चन जी से मिलना है, आप कहीं मिलवा सकते हैं? तो उन दिनों बागबान रिलीज हुई थी, तो उन लोगों का अच्छा कांटेक्ट भी था। और उन्हीं दिनों अवतार गिल जी को कोई पंजाब में शूट करते हुए मिला कि उनके पास हरिवंश राय बच्चन के लिखे हुए खत हैं। अच्छा। जो उन्होंने जेल में रह के लिखे या कुछ ऐसी बात थी, तो वो आपको देना चाहते हैं। तो फिर अवतार गिल जी ने उनके लिए टाइम लिया और साथ ही में मेरे लिए टाइम लिया। तो लगभग 16 मिनट मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठ के गप्पे मारी हैं वाह। और बहुत अच्छा लगा। उनकी जो सभ्यता है, जो मैनरिज्म है, वो कमाल का है। आप सोचिए, मैंने उनके रूम में जब एंटर किया, जहाँ पर वो बैठे हुए थे, मैं और अवतार गिल जी दोनों जा रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन खड़े हो गए। मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे की, इतना बड़ा व्यक्ति मेरे लिए खड़ा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब उसके बाद उन्होंने बोला आप कैसी हैं? मैंने कहा सर पहले मैं आपको देख लूं, फिर मुझे सांस आएगी, फिर मैं बताऊंगी मैं कैसी हूँ। फिर उसके बाद बैठ के जब थोड़ा नॉर्मल हो गए, ऑब्वियसली आप एक्साइटेड होते हैं कि आप ऐसे व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं। सही बात है। तो फिर बैठ के फिर काफी देर बातें करी, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग्स करी, फोटोग्राफ्स लिए, अच्छा लगा बहुत। मजा आया, सपना पूरा हो गया। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि आप स्कूल की प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, अभी आपका खुद का स्कूल भी है, तो क्या चीज कर सकते हैं जिससे बच्चे की हेल्थ हम इम्प्रूव कर सकें? और डेफिनेटली आप स्कूल में भी कुछ कुछ इस तरह से करते होंगे बच्चों को अवेयर करने के लिए या पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए। सबसे पहले सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम बच्चों को सात्विक भोजन कराएं। जहाँ पर हम मीट, अंडा, मांस खिलाना शुरू कर देते हैं, वहां पर बच्चे की प्रवृत्ति बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप किसी को मार के खा रहे हो, लाश को एक खा रहे हो। सबसे पहले तो मांसाहार को हमें छोड़ देना चाहिए, सात्विक भोजन की तरफ आना चाहिए। उसके बाद आजकल बड़ा फैशन है चॉकलेट मिक्स पिलाने का, हॉर्लिक्स पिलाने का, बॉर्नविटा पिलाने का। और ये कंपनीज हमें कैसे भी फूल करती हैं कि इसमें बच्चों को एड में दिखाते हैं और हमें लगता है कि उनका बच्चा पी रहा है और बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, मेंटली ग्रो हो रहा है, फिजिकली ग्रो हो रहा है, तो हमारा बच्चा भी बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं स्कूल में एक एक्टिविटी कराती होती हूँ, पैकेट घुमाओ खुद जान जाओ। तो वो पैकेट घुमाओ खुद जान जाओ, बच्चे मेरे बोलने लगे हैं कि अब हम ये सब नहीं खाएंगे। अब पैकेट के इधर तो बहुत लुभावनी चीजें होती हैं, लेकिन पैकेट के इधर जब आप देखेंगे उसमें इंग्रेडिएंट्स, हालांकि हमारे इंडिया में सारे इंग्रेडिएंट्स अभी भी खुल के नहीं लिखे जाते, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में जो हमारे कंट्री में यूज हो रहा है वो चीजें बैन है अभी भी, लेकिन हमारे कंट्री में अभी भी लेन देन करके वो चीजें पास हो जाती हैं। अगर आप हॉर्लिक्स का पैकेट उठाएं, अगर आप बॉर्नविटा का पैकेट उठाएं, आप चॉकलेट मिक्स के पैकेट उठाएं, यहाँ तक कि जो आप सुबह ये ब्रेकफास्ट मिक्स आने लगे, इन सब में जिस भी इंग्रेडिएंट के आगे INS 320, INS 315, INS 220, INS 115 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है और वो आपके खाने के अंदर है, इसमें आपके एमल्सीफायर हो सकते हैं, फ्लेवर एनहांसर हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो सकती हैं। तो जिस भी इंग्रेडिएंट के आगे INS लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में बिना INS के खाने नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके आपको एक बार ढूंढना पड़ेगा, फिर आप उसी ब्रांड को कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो जिन चीज़ों के आगे ये नंबर्ड चीज़ें लिखी हुई हैं, उन चीज़ों को बच्चों को बिल्कुल मत दें। आप मैगी उठा लें, आप कोई नूडल्स उठा लें, आप सॉस उठा लें, आप ये चॉकलेट्स उठा लें, आप बच्चों की कैंडीज़ उठा लें, हर किसी में फ्लेवर एनहांसर, आर्टिफिशियल कलर्स, तो ये सब केमिकल्स हैं, जो बच्चों के इंटरनल ऑर्गन्स को और बड़ों के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते ही करते हैं। आप सीधे-सीधे INS 325 को गूगल करके देख लें कि ये क्या है। कोई बताएगा ये कैंसर का कॉज़ है, कोई बताएगा स्किन एलर्जी का कॉज़ है, कोई बताएगा पिंपल्स का कॉज़ है, ठीक है? और कोई बताएगा डायबिटीज़ का कॉज़ है, हाई शुगर का, कोई बताएगा स्ट्रेस का कॉज़ है और कोई बताएगा हाइपरटेंशन का कॉज़ है। आज अपने बच्चे को हॉर्लिक्स दिया, बच्चे ने दूध पी लिया, कल आपने हॉर्लिक्स दिया, अब तीसरे दिन अगर आप हॉर्लिक्स नहीं देंगे, तो बच्चा ज़मीन पे बैठ के, फैल के, लेट के रोने लगेगा, क्योंकि उसके टेस्ट बड्स को उसकी आदत हो चुकी है। तो जब उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो क्रैंकी होगा तो उसके माइंड में स्ट्रेस होगा, तो आप तो खुद ही उसे स्ट्रेस और कैंसर और डायबिटीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। आज हर छोटे बच्चे को क्यों डायबिटीज़ हो रहा है? 6 में से 1 बच्चे को डायबिटीज़ आप 10-12 साल की एज में देख रहे हैं। कारण क्योंकि वो हॉर्लिक्स पी के बड़े हो रहे हैं, वो बॉर्नविटा पी के बड़े हो रहे हैं, वो चॉकलेट मिक्स पी के बड़े हो रहे हैं, वो आर्टिफिशियल जूस पी के बड़े हो रहे हैं। पेरेंट्स सोच रहे हैं हम जूस पिला रहे हैं। एक बात बताइए, आपके घर में जूस कितनी देर फ्रेश रहता है? ताज़ा जूस निकालिए, कितनी देर फ्रेश रहता है? रहता ही नहीं, 5-10 मिनट मेरे ख्याल से। 15 मिनट के बाद, मैक्स 15 मिनट के बाद वो कड़वा होने लगता है। कलर भी चेंज हो तो जाता है। उसके जो जूस हैं, जो आपके पास बहुत बड़े-बड़े ब्रांडेड जूस आ रहे हैं, जिसमें लिखा होता है 0 शुगर और पलट के देखें तो उसमें शुगर है। यहाँ पे लिखा होगा 0 शुगर, नो आर्टिफिशियल कलर्स, लेकिन पलट के देखें तो उसमें सब कुछ है। वो INS करके वो छिपा दिया, आपको INS का पता ही नहीं है। INS नंबर्ड जो हैं, उनको गूगल करके देखिए, वो सब कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्किन एलर्जी, टूथ इरोज़न, इन सब के ये कॉज़ेज़ हैं। तो ये बच्चों को ये एक्टिविटी कराइए, बच्चों को दिखाइए, पैकेट उनके हाथ में दीजिए, फ़ोन दीजिए हाथ में, गूगल करवाइए कि बेटा इसके आप बैड इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ देख लो। बच्चे खुद से छोड़ देंगे। तो आप ये एक्टिविटी कराते हैं ये अपने मैं स्कूल अक्सर में? कराती हूँ। बल्कि नाइस। जहाँ मैं ट्रेनिंग लेने जाती हूँ, टीचर्स की ट्रेनिंग लेने जाती हूँ, मैं वहाँ पर भी ये एक्टिविटी टीचर्स को भी कराती हूँ, ताकि वो आगे अपने स्टूडेंट्स को करा सकें। पैकेट घुमाओ, खुद जान जाओ। खुद जब असलियत जान जाओगे तो गलत जाओगे ही नहीं। तो ये तो मैम लाइक आजकल बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है, तो हम किस तरह से उनको मोटिवेट करें बच्चे, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे नहीं करते। मेरे पास आते भी हैं काफी बच्चे खेलने के लिए, अच्छी अच्छी फैमिलीज से भी है, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। उनको लगता है कि मतलब ये क्या करने को मिल रहा है हमें, बिल्कुल पूरे टाइम फोन में लगे रहना। और देखो, जो हमारा खाना है, वो जितनी जल्दी हमारे अंदर डाइजेस्ट होगा, हम उतनी जल्दी एक्टिव हो जाएंगे। हम मांस खाएंगे तो हमारे अंदर वो 3 दिन में डाइजेस्ट होगा, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मांस खाने के लिए नहीं बना इंसान का। तो ये सब चीजें हम जब जड़ों से सुधारेंगे तो बच्चा खेलने में अपने आप जाएगा। जब उसको इरिटेशन नहीं है, जब उसको मोबाइल एक अलग चीज है जितनी नेसेसरी है, लेकिन बच्चे को आप बिस्तर से उठने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे? वो बच्चा तभी मोटिवेट होगा जब उसका खाना ठीक होगा। बच्चे को शाम को 7 बजे से पहले खिला के सुला दीजिए। आजकल पेरेंट्स 10, 11, 12 बजे तक बच्चों को खिलाते रहते हैं, तो उनकी बॉडी क्लॉक खराब कर देते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक खराब कर देते हैं। तो जब ये चीजें सही होंगी तो बहुत चीजें पॉजिटिव होंगी। बच्चा अपने आप मोबाइल छोड़ेगा, क्योंकि अब उसे खाना डाइजेस्ट हो गया। लेजीनेस नहीं है। लेजीनेस कब आती है? लेजीनेस में वो मोबाइल देख रहा है तो मोबाइल में घुसा हुआ है। जब उसकी लेजीनेस खत्म हो जाएगी सही खाना खाने के बाद, डाइजेशन के बाद, तो अपने आप वो कहेगा कि हाँ चलो खेलने चलते हैं। ये करके तो देखें पेरेंट्स, ये सच में जादुई चीजें हैं और हो सकती है, मुश्किल नहीं है। तो मैम जैसा कि अभी आपने बताया, मैंने भी ये चीज़ है ना नोटिस की है कि जो हमारे बच्चे हैं ना, वो बाहर के कल्चर को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं और उन चीज़ों को ये अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि खराब है। वो हमारे यहाँ पे अच्छी चीज़ें लेने आ रहे हैं, लाइक इतने बड़े-बड़े लोग हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं शांति की तलाश तलाश में, और हमारा जो यूथ है ना, उनसे हर चीज़ खराब चीज़ उनकी ले रहा है। तो ऐसी चीज़ नहीं ले रहे जो अच्छी हैं, जिससे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, खराब चीज़ों को उठा रहा है। तो ऐसा क्यों है मैम? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हुए। हमारे पास एक भाषा नहीं है। हम एक धागे में पूरे देश को नहीं बांध के रख पाते हैं। दूसरी बात, हम वेस्ट के वेस्ट को उठा रहे हैं। वेस्ट इन द सेंस कि वहां पे बच्चों को बहुत आजादी है,
हम आजादी की तरफ तो चले गए, लेकिन ये नहीं देखते कि वहां पे बच्चे 14 साल के बाद खुद कमाते भी हैं। ठीक है, यहाँ तो पेरेंट्स के पैसे पे अभी बच्चे पल रहे हैं। तो अगर हम वेस्ट को उठा रहे हैं तो उसके साथ अगर बेस्ट वाले को भी उठा लेंगे, हाँ 14 साल के बाद बच्चे कमाते भी खुद है। एक पार्ट उठा लिया, एक छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास ये अब इंटरनेट की सुविधा इतनी ज्यादा हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे फिल्में देख रहे हैं, किसी भी फिल्म में इमोशंस, फैमिली रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना, ये सब बातों के बारे में बात ही नहीं हो रही है। गालियां, गंदी लैंग्वेज, इन सबको बोल के सबको लग रहा है कि हमारा स्ट्रेस बाहर निकल रहा है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि स्मैशिंग द प्लेट्स इज नॉट द सोल्यूशन। वेस्ट में कहीं ये कल्चर चल पड़ा है कि आप जो है गुस्सा आए तो प्लेट्स को तोड़ दीजिए कॉर्नर में जाके। तो स्मैशिंग द प्लेट्स इज नॉट द सोल्यूशन। ये कोई सोल्यूशन थोड़ी हो सकता है। आप एक कोने में बैठ के अगर मेडिटेशन कर लेते हैं, खुद को काम डाउन कर लेते हैं, हमें वो अपनी शिक्षा में लाना होगा कि स्ट्रेस बस्टर क्या हो सकता है। स्पोर्ट्स सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, व्यायाम सबसे बड़ा, डांस करना। तो ये सब चीजें हमारी कल्चर में नहीं आ रही हैं। हम देखते हैं वहां क्लब्स बन गए, लोगों ने यहाँ क्लब्स को बिजनेस बना लिया। वहां पे बच्चा इंडिपेंडेंट है, खुद कमा रहा है, खुद जाके अपने पैसे खर्च कर रहा है, तो उतने ही खर्च करेगा जितने वो कमा रहा है। डेफिनेटली। यहाँ पे बच्चे को पेरेंट्स से जिद करके पैसा चाहिए। तो हम वेस्ट उठा रहे हैं, बेस्ट नहीं उठा रहे। वहां का वर्क कल्चर हम देखें कि 9 to 5 के बाद कोई भी जो वहाँ के सिटीजन हैं वो 9 to 5 के बाद काम नहीं करेंगे, लेकिन इंडियंस वहां जाके भी रात भर काम करेंगे। तो बस वही बात है कि बेस्ट उठाइए, वेस्ट मत उठाइए। आपने यहाँ वहां पे देख लिया कि जी छोटे कपड़े पहन के हम बहुत अच्छे लगते हैं, लड़कों ने भी अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिया, बाल किसी ने लंबे कर लिए, किसी ने छोटे कर लिए, डिपेंड्स। ठीक है, चलिए वो एक हम चॉइस पे छोड़ भी देते हैं। लेकिन जितने खूबसूरत हम अच्छे और ढके हुए शरीर में लगते हैं, उतने हम छोटे कपड़ों में कभी भी नहीं लग सकते। हाँ, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि आप हॉकी खेलने जाएंगे या टेनिस खेलने जाएंगे तो साड़ी पहन के नहीं खेल सकते। डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी गरिमा, आपकी ग्रेस आपके हाथ में है। और वही कि वहां पर भी सूटेड बूटेड लोग, व्हाइट कॉलर लोग ज्यादा हैं। और ये एक होती है स्वतंत्रता और एक होती है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता तो हम लें, लेकिन जहां हम स्वच्छंदता ले लेते हैं वो गलत हो जाती है। स्वच्छंदता में अनुशासनहीनता आ जाती है और स्वतंत्रता अनुशासन के साथ आती है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें समझना बहुत जरूरी है। हम स्वतंत्र हों, हम इंडिपेंडेंट हों। ये नहीं कि भैया मुझे यहाँ छोड़ाओ, पतिदेव मुझे यहाँ छोड़ाओ। आप खुद से इंडिपेंडेंट हो, आप आने जाने के लिए इंडिपेंडेंट हो, आप कमाने के लिए इंडिपेंडेंट हो, आप पढ़ने के लिए इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप रात को क्लब से दारू पी के और घर में आके, वो इंडिपेंडेंस नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया कि अगर आपकी बच्ची रात को पब से निकल के ये कहती है कि इट्स माय लाइफ, मुझे स्पेस चाहिए, गिरती पड़ती आधी नंगी अवस्था में, तो वो कल्चर नहीं है। वो नहीं उठाना है हमें वेस्ट से। हमें ये उठाना है कि वहां पे बच्चे पढ़ाई करके कितना आगे निकल रहे हैं। हालांकि बहुत कम बच्चे वहां पे पढ़ पाते हैं, वो इधर उधर बहक जाते हैं। तो हम वो बहकावा ना उठाएं, जो उनका अच्छा है वो उठाएं कि कितने हाई लेवल पर रिसर्चेज होती हैं, कितने हाई लेवल पर लोग पहुंचते हैं। तो वो सब चीजें हम उठाएं, वहां का एजुकेशन सिस्टम उठाएं जो बच्चे को इंडिपेंडेंट होना सिखा रहा है। तो वो चीजें उठाएं, ना कि वेस्ट उठाएं। ठीक, ये हमारे साथ उल्टा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अपनी जड़ों से जुड़े, अपनी भाषा से जुड़े और वहां की अच्छाई को लें, तो सोने पे सुहागा होगा। वेस्ट क्या, अब तो ईस्ट, अगर मैं जापान का एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, उसमें क्या है कि वहां पर एक बूमिंग बिजनेस है, उसका नाम है ओयाकुशा। और ये बूमिंग बिजनेस क्या है, वहां पे बच्चे पैदा होने बंद हो गए, स्वीडन में शादी होना बंद हो गया। ठीक है, बहुत सी कंट्रीज में बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, वो बाहर के लोगों को बुला रहे हैं कि आप आओ, हम आपको $10 लाख देंगे, हम 10 लाख ये देंगे, हम वो देंगे, आप बच्चे पैदा करके हमारी कंट्री में देके जाओ, सेरोगेसी से बच्चे पैदा करो, XYZ। टेस्ट ट्यूब बेबीज बनने लगे हैं। तो अभी जापान में एक बूमिंग बिजनेस क्या है कि जिनके बच्चे नहीं, जिन्होंने नहीं पैदा किए, वो क्या करते हैं, रिलेशंस ऑन रेंट लेते हैं कि आपका बेटा नहीं है, माँ बाप अकेले हैं। ठीक है, तो आपके पास बेटा आ जाएगा, आप उसको बेटे की तरह खिलाइए पिलाइए, पूरा लाड कीजिए,
वो आपको मम्मी पापा बुलाएगा और उसके बाद वो अपना लिफाफा लेके चला जाएगा, मीन्स अपनी पेमेंट, अपना जो भी उसका वो है वो लेकर के वो चला जाएगा। तो ऐसे ही फादर भी आ जाएगा, ऐसे ही हस्बैंड भी आ जाएगा आपके पास, ऐसे ही ऐसे ही बेटी भी आ जाएगी आपके पास, भाई भी आ जाएगा। बट ऐसे रिलेशंस कितने दिन के, लिफाफे के बाद खत्म है वो रिलेशन। तो आप सोचिए कि वो अकेलापन क्या है, क्यों है। तो अगर हमारी शिक्षा में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाए, हमारे साथ क्या है कि हम लड़कियों को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से सिखा देते हैं, लड़कों को कम सिखाते हैं। बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़कियों को लड़कों की तरह पालें और लड़कों को लड़कियों की तरह पालें। मीन्स लड़कों को भी किचन का काम बराबर आना चाहिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर आना चाहिए। हालांकि अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बेबी केयर सिस्टम, बेबी केयर एजुकेशन आ गई है। तो ये चीजें जब होंगी तो ओया कोशा जैसे बिजनेस तो नहीं चलेंगे, एटलीस्ट आप सबके पास अपने बच्चे होंगे, अकेलापन नहीं होगा और आप एक लिफाफे के ऊपर, एक रिश्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अभी भी जैसे आप अभी कह रही थी कि शांति की तलाश में, हिंदुस्तान से कौन जाता है शांति की तलाश में अमेरिका? कोई भी नहीं जाता। इंग्लैंड कौन जाता है? वहां पे सिर्फ पैसा कमाने जाते हैं। और वहां से कितने ही हजारों लोग आते हैं शांति की तलाश में हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो विश्व में सबसे पुराना धर्म है। और हमारे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि धारयति इति धर्म, जिस चीज को धारण किया जाता है वही धर्म है। मतलब धर्म को हमें अपने कर्म में लाना है, वही धर्म है। खाली आप चर्च में जाके, आप मस्जिद में जाके चादर चढ़ा के, मोमबत्ती जला के, वो धर्म नहीं है। आपने मंदिर में जाके एक अगरबत्ती जला दी और पूजा कर दी, राम राम कर लिया, वो धर्म नहीं है। आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके जो चरित्र में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस चरित्र की जो सामर्थ्य और जो उसकी दक्षता है, उसको अपने चरित्र में लाना ही धर्म है। हमें राम जैसा बनना है। राम की सिर्फ आरती उतार के राम नहीं हो जाएंगे। यहाँ तो हमने राम राम किया और बाहर जाके मरा मरा कर देते हैं, उसको मारा, उसको पीटा, उसको धोखा दिया। तो वही वजह है कि अभी तो हमारे देश में वो जड़ें बाकी हैं, इसलिए विदेशी भी यहाँ शांति की तलाश में आते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर हम वेस्ट के वेस्ट को ही अपनाते रहेंगे तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर शांति की तलाश में पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। वेरी ट्रू मैम। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे यूथ को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यूथ को ये सलाह देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपनी संस्कृति को पहचानें, पढ़ें, अध्ययन करें और अपने लिए गोल हमेशा एक तय रखें। एक उद्देश्य प्राप्त कर लिया, एक गोल अचीव कर लिया तो दूसरा गोल बनाएं, दूसरा अचीव कर लिया तो तीसरा गोल बनाएं। सेल्फ प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दें, दूसरों से कंपटीशन ना करें। अपनी जितनी प्रोग्रेस करेंगे उतना उनको फायदा होगा, वो अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, उसमें वो ना जाए। सेल्फ ग्रोथ को फोकस करें, अपने गोल्स बनाएं, अचीव करें, फिर गोल बनाएं, फिर अचीव करें। जो सेटिस्फैक्शन है वो इसी में मिलेगी, क्योंकि हमारी पीढ़ियां सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर चुकी हैं, हमारे पेरेंट्स सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर चुके हैं। आपके पास सब कुछ है, तो आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो सेटिस्फैक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप अपने बनाए हुए गोल अचीव करेंगे। वेरी नाइस मैम। तो मैम आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और डेफिनेटली हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आज हमने आपसे सीखी, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की, आप भी एथलीट हो, मैं भी एथलीट हूँ, तो मैच करती हैं। मैच कर रही थी एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू।